नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। दोस्तों, बहुत बड़े ग्लोबल घटनाक्रम पिछले 24 घंटे में हो गए हैं और उन 24 घंटों ने अगले 24 घंटे की रूपरेखा तय कर दी है। और अगले 24 घंटे की नहीं, मैं बोलूंगा कम से कम अगले 240 घंटों की रूपरेखा चेंज कर दी है, क्योंकि अगले 10 दिन जो मार्केट करेगा ना, वो भी एक अलग ही चीज होगी। संदीप भाई मेरे साथ जुड़ गए हैं। संदीप भाई नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी, आपका भी, हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो घटनाक्रम शुक्रवार को जब हम बातचीत कर रहे थे, वहां से बहुत ज्यादा बदल गया है। ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स हो गई हैं इजराइल की ओर से और यूएस की ओर से। ये बड़ा अपडेट है जो कि आया आया है। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन हमलों में हुआ क्या है। दोनों देशों ने मिलकर, यानी कि इजराइल और यूएस ने जॉइंटली ये स्ट्राइक्स की हैं, हमला किया है। और इस स्ट्राइक्स में हुआ क्या है कि जो लगातार मिसाइलें दागी गई हैं, जो बम दागे गए हैं, उसमें कुछ घंटों बाद ईरान ने भी उसके ऊपर रिटेलिएट किया। जो यूएस के एयर बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, जो खाड़ी देशों में, उनके ऊपर जवाबी हमले किए गए। चाहे वो सऊदी अरब की बात करें, यूए की बात करें, बहरीन की बात करें, कतर में जो स्थित एयर बेसिस हैं यूएस के, उन पे हमले किए गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर दिया या फिर उथल पुथल मचा दी ना दुनिया भर में, वो है ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई जी। उनकी इन हमलों में मौत होगी, इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। यही नहीं, उन्हीं की नहीं बल्कि उनकी बेटी, उनके दामाद, शायद उनके जो ग्रैंड सन है या पोता या पोती, उनकी भी ग्रैंड खबर डॉटर आई। है, वो ग्रैंड हाँ। डॉटर है संदीप भाई। और उनके हम्म। डिफेंस मिनिस्टर का भी मृत्यु हो गई है। उनके एक आर्मी के एक बहुत सुप्रीम लीडर की भी मृत्यु हुई है। तो ईरान के नुकसान की तो खबरें आ ही गई हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि खामनेई ने अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने एक गठन किया था एक लेयर का, कि भाई हम्म। मैं अगर मर जाऊं तो 4 लोगों की एक समिति बना लेना मेरे मरने के बाद, और फिर वो रूल करेंगे देश को। और वहां के ईरान के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी भी कह ही रहे हैं कि भाई हम बदला लेंगे खामनेई की मृत्यु का। तो मतलब ये सिलसिला रुकने नहीं वाला। पहले मैं दर्शकों को भाई सॉरी मांग लेता हूँ, वो इसलिए कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। हम पहले 12 बजे ही लाइव करने वाले थे, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ये 1 बजे शुरुआत हो पाई है। और बहुत सारे दर्शक मेरे से नाराज हैं आज। मैं उन सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि इसमें मैं 12 बजे से ही बैठा था, लेकिन 1 बजे हम आ पाए। कुछ टेक्निकल इश्यूज ज्यादा बढ़ गए थे। अब देखिए, अब संदीप भाई एक चीज देखो, जो दर्शक कुछ एक सवाल पूछ रहे हैं ब्रॉडर वे में, उनके आंसर तो हम दे सकते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए सेबी की जरूरत नहीं है अप्रूवल की, क्योंकि सोना चांदी क्रूड ऑयल ये तो सभी जानते हैं कि इसमें क्या होना है। एक चीज, सोना चांदी, अनसर्टेनिटी और जियोपॉलिटिकल रिस्क जब जब बढ़ेगा, जब जब इनके दाम बढ़ेंगे, सिंपल चीज है। अब ये जितने दिन चलेगा उतने दिन इनकी भी देख लेना आप, इनमें मूवमेंट तेज हो जाएगा ऊपर की साइड का। अब आती है बात क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में प्रॉब्लम आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद कर दी गई है। वहां से क्रूड ऑयल का एक बड़ा सप्लाई जाती है पूरी दुनिया में। अब वहां पर जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, जब तक आप ये समझो कि क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा स्पाइक मार सकता है। अब दूसरी चीज बिल्कुल। एक और है, मैं और है ना, एक चीज संदीप। हाँ। विवेक भाई, उससे पहले ना आपको ये बता दूं थोड़ा स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। उसकी हाँ। अहमियत क्या है, ईरान की अहमियत क्या है, मतलब इतना क्यों, मतलब ईरान को लेकर जब कोई भी खबर आती है तो इतना क्रूड में इतना ज्यादा उछाल या फिर उठापटक क्यों देखने को मिलती है। दुनिया का जो टोटल प्रोडक्शन है ना विवेक भाई, हम्म। क्रूड का, हम्म। उसमें लगभग 3% के आसपास ईरान कंट्रीब्यूट करता है। लगभग 33 से 35 लाख बैरल का रोजाना ये क्रूड का उत्पादन करते हैं। और हमले के बाद क्या हुआ, जो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं ना, इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की जो बात है वो ईरान की ओर से की गई है। अब ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप समझिए है क्या। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जहां तक बात है ना, जो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक एक समुद्री रास्ता है। उसको आप इस तरह से समझिए, फारस की खाड़ी और जो ओमान की खाड़ी है ना, उसके बीच में ये स्थित है। यानी कि ओमान और एक तरफ सामने ईरान, इसके बीच में जो समुद्री रास्ता है, छोटा सा संकरा सा, ये एक रास्ता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेड के हिसाब से। ये पश्चिम में ईरान और दक्षिण में ओमान, यूएई को अलग करता है ये समुद्री रास्ता। और इस ये दुनिया का अगर आप ग्लोबल ट्रेड देखेंगे ना, उसका लगभग 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। दुनिया का जो समुद्री एलएनजी का व्यापार होता है, उसका हम्म। 20%, तेल का करीब 25% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है। तो जितने भी खाड़ी देश हैं, ज्यादातर प्रिडोमिनेटली इसमें सऊदी अरेबिया हुआ,
इराक हुआ, ईरान हुआ, कुवैत हुआ, कतर हुआ, इनका जो तेल गैस का फ्लो है ना वो मोस्टली इसी रास्ते से होता है। इसी जो ये मैं समुद्री रास्ते की बात कर रहा हूँ ना, उसी रास्ते से होता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ग्लोबल ऑयल एंड गैस ट्रेड की जहाँ तक बात है। और भारत की जहाँ तक बात है ना, हमारे लिए तो तेल गैस के अलावा उसके बियॉन्ड भी चीजें हैं जो कि इस रास्ते से होकर गुजरती हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, अगर आप देखेंगे गल्फ देशों को विवेक भाई, तो हम कुछ $47.6 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें कई सारे देश हैं, यूएई हुआ, सऊदी अरब हुआ, इराक, कुवैत, कतर, ईरान। सबसे ज्यादा हिस्सा इसमें यूएई का है, जो कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट्स फ्लो करते हैं ना, इसी रास्ते से जाते हैं। तो तेल गैस के अलावा हमारे लिए इस एरिया की, इस रीजन की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये जो पूरा रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला, हमारे लिए देखें, दुनिया में अगर देखेंगे तो 25% का ऑयल फ्लो यहाँ से होता है। हमारे लिए 50% हमारा जो इंपोर्ट होता है तेल का, वो इसी रास्ते से आता है। 54% जो एलएनजी आती है हमारे देश में इंपोर्ट होकर, वो भी इसी रास्ते से आती है। तो इतना इम्पैक्ट आप समझिए हमारे लिए हो सकता है। इम्पैक्ट कैसे हो सकता है कि सप्लाईज अगर दिक्कत में आएंगी तो जाहिर सी बात है दुनिया भर में जो कीमतें हैं उनमें फिर बिल्कुल। असर देखने को मिलता है। तो हमारे लिए ये जो रास्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर के लिए इनफैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खाड़ी देशों में तेल गैस का भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए, ये जो रास्ता है, ये जो बड़ा संकरा सा रास्ता है, इस रास्ते से दुनिया भर में तेल गैस का फ्लो इम्पैक्ट होता है। और उसी से फिर क्रूड की जो कीमतें हैं, एलएनजी की कीमतें हैं, वो काफी हद तक प्रभावित होती हुई नजर आएंगी। अपार्ट फ्रॉम जो आप सोने चांदी की बात कर रहे हैं ना, स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, इस तरह से ये पूरा जो मामला है ना, उसको आप समझिए। ये जो इजराइल और यूएस ने अटैक कर दिया है, इसका असर किस तरह से होगा। ये नंबर्स आपके सामने हैं कि हम कितना बिल्कुल। एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए तेल और गैस का इंपोर्ट भारी मात्रा में होता है, हम एक्सपोर्ट करते हैं वो भी इसी रास्ते से होता है, खाड़ी देशों को स्पेशली। तो इन नंबर्स को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल संदीप भाई, दो चीजें देखो। एक चीज होती है, मैं बोलता हूं कि एक मरीज बीमार है, रोज बुखार आ जाता है उसको, उसको रोज हॉस्पिटल ले जाया जाता है, डॉक्टर समझ नहीं पाते उस बीमारी को, और रोज डॉक्टर उसको डोसेज बढ़ा देते हैं उसकी, और उसको फिर घर वापस भेज देते हैं। फिर एक दिन जो होता है ना, वो मरीज बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है उसका, फिर डॉक्टर कहते हैं अब आखिरी सॉल्यूशन ये ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन कर दिया जाता है एंड देन वो मरीज ठीक होकर घर चला जाता है। दुखद चीज ये है कि मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ इस पूरे जियोपॉलिटिकल रिस्क में, लेकिन बात ये है कि ये जियोपॉलिटिकल रिस्क ना अंतिम लड़ाई, अंतिम दौर में पहुंच गया। जो अब टेंशन थी ना, वो अंतिम दौर में है। अब या तो ये लड़ाई और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और नहीं तो ये लड़ाई अब खत्म हो जाएगी। खत्म होने के रीजन शायद मैं बताऊं आपको। ईरान ने अब गलती की है या नहीं की है ये मुझे नहीं पता, ये जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ज्यादा बताएंगे। लेकिन आप ये समझो, ईरान ने जो दूसरे देशों में अमेरिका के बेस कैंप्स पर हमला किया है ना, भले ही वो सऊदी अरब हो, वो बहराइन हो, वो कतर हो, वो यूएई हो, जहां जहां भी किए हैं, अब वो देश सपोर्ट नहीं दे पाएंगे ईरान को। उल्टा वो हो सकता है रिटेलिएशन मोड पर भी आ जाए। तो ईरान इस युद्ध में ना थोड़ा सा एक वन साइडेड नेशन हो गया कि बॉस मैं अकेला हूं और आप सारे मेरे सामने खड़े हो। तो वो कितने दिन लड़ पाएगा ये अलग चीज है। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि ये जो चीज है ना, ये सॉल्यूशन की साइड शायद विद इन ए वीक चली जाएगी। जब हाइटेंड हो जाती हैं एस्केलेशन या फिर कोई हाँ। भी डिस्कशन, तो फिर एक तरफ तो वो जाएंगी, जैसा कि इसमें हो गया। 3 राउंड की बातचीत हो चुकी थी, वो बेनतीजा हाँ। निकली थी, मतलब उसमें कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तो फिर जाहिर सी बात है, ट्रम्प साहब इतने पेशेंट भी नहीं है, इतना ज़्यादा अपने पेशेंट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो फाइनली ये अटैक्स होते हुए नजर आए हैं। खैर, इसका इम्पैक्ट किस तरह से होगा, इसको किस तरह से समझना चाहिए, इक्विटी मार्केट्स के ऊपर, क्रूड के ऊपर, गोल्ड सिल्वर के ऊपर, आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर इसका किस तरह का असर होगा, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सवालों के जवाब दें। उनके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक तो हमारे साथ बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी हैं, उनका स्वागत करते हैं। और आई थिंक हमारे साथ वीएलए अंबाला भी हैं, स्टॉक मार्केट टुडे की को फाउंडर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बहुत आप बढ़िया। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, संडे के दिन भी अपना कीमती समय देने के लिए। गेस्ट है घर पे देखो आज। देखो रचित भाई, एक चीज तो मैं मानूंगा। देखो, आज दिल से थैंक यू बोल रहा हूँ। रीजन बीइंग, मैंने रचित भाई से ना, संदीप जी, 12:40 पे बात की। ये बॉम्बे में है और इन्होंने बोला सर मुझे बस आधा घंटा दे दीजिए, मैं तैयार होकर होटल पहुंच रहा हूँ जल्दी से।
और वीएलएम वाला मैडम को हमारे प्रोड्यूसर साहब नरेंद्र जी ने कनेक्ट किया, और मैडम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मैम आप इतने शॉर्ट नोटिस पर आप जुड़े। आई नो, देखो इस समय ना, आज आज जिन लोगों के पोर्टफोलियो है ना, जिनके पास शेयर पड़े हुए हैं, वो कोई बैठ नहीं पा रहा, टेंशन में है सर। सब लोग टेंशन में है। जितने मैसेजेस हैं, मैं बोलूंगा भेजो, आपकी टेंशन को रिलीज करते हैं, परेशानी जो है उसको कम करने की कोशिश करते हैं, जैसे भी होगा सॉल्यूशन निकलेगा। आज ही निकाल के बैठ जाओ ताकि आप पूरे वीक में आराम से दिमाग लगाकर ट्रेडिंग कर सको। तो इसमें ना विवेक भाई, मेरे हिसाब से थोड़ा पहले इन जनरल मार्केट को समझ लेते हैं कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। तो काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि मार्केट के ऊपर किस तरह का असर देखने को मिलेगा। तो रचित जी, पहले मार्केट पे ही इसका असर समझाइए कि मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे इसके ऊपर। पहले संदीप सर आपको नमस्कार, विवेक सर को नमस्कार, अंबाला मैम को नमस्कार, एंड सभी दर्शकों को नमस्कार। एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, हमारे लिए ये एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हम आप लोग दोनों के साथ, मनी 9 के दोनों महारत एंकर्स जो हैं उनके साथ शूट करने का मौका मिल रहा है, और बैक स्टेज बैठ के मैं सारी बातें सुन रहा था। देखिए, मार्केट्स के लिए एक चीज मैं आपको और ऐड कर देता हूँ इसमें कि जो विवेक सर अभी बात कर रहे थे कि ईरान ने ये जो अटैक किया है, मेड बी ऑन कुवैत, मेड बी ऑन दुबई, सऊदी, ये कहीं ना कहीं साइडलाइन करेगा। अब इसमें ना एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ईरान के साथ ना चाइना और रशिया जिस तरीके से खड़े हो रहे हैं, ये एक बहुत हेल्दी सिचुएशन नहीं है। मतलब आप देखें कि वेनेजुएला के टाइम पे अगर, मतलब थोड़ा सा मैं एक ब्रीफ दे रहा हूँ, जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। वेनेजुएला के टाइम पे आप देखिए कि जब वेनेजुएला पे अटैक हुआ था यूएस की तरफ से, तो उसके बाद स्टेटमेंट आए थे। बट जब रशियन वेसल पकड़ा था, उसके बाद रशियन सबमरीन्स पहुंच गई थी उस एरिया में, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बैक स्टेप लिया था। यहाँ पे सर कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है, मतलब वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर फॉर पास्ट 2.5 3 years नाउ। ऐसा लग रहा है कि अब बिल्कुल हम क्लाइमैक्स वाली स्टेज पे जा रहे हैं। इस बात से मैं थोड़ा सा कम इत्तेफाक रख रहा हूँ कि एक हफ्ते में सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी। इस बात पे मैं जरूर आपको कहूंगा कि जो हम अनसर्टनिटी बार बार कह रहे हैं, अब वो एक्सक्लेट होती हुई हमको दिखनी चाहिए। और जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले दिनों में आपको रशिया या चाइना की तरफ से कुछ ना कुछ एक्सक्लेशन जरूर होता हुआ दिखे। और वो होता है तो फुल ब्लोन वॉर पे जाना, मतलब अब वो ये ना कि होली बिल्कुल सामने और त्योहार के टाइम पे मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, बट आई कांट हेल्प इट। इन रियल टर्म्स सिचुएशन अब ज्यादा डाइसी हो रही है। हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, मतलब वेंसडे को हम विवेक सर के साथ बैठे हुए थे। इस पूरे वीक में संदीप सर के साथ 2-3 स्लॉट्स मिल गए थे मुझे, हमने किए थे, और कंटिन्यूसली एक चीज कह रहे थे कि मार्केट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं। मंडे को हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग मिले, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट जरूर आ सकता है। और उसके लिए हम हमारे जो जीडीपी फिगर्स आए थे वो तो बेचारे बिल्कुल ही धूमिल हो गए, बट इंपॉर्टेंस रखते हैं। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। क्लियर केस एडवाइस होगा, ट्रेडिंग पोजीशन अभी भी नहीं लेनी है, क्योंकि ट्यूसडे को हमारी छुट्टी है, मंडे को एक्सपायरी करेंगे हम एनएससी की, और उसके बाद वेंसडे एक दिन, थर्सडे फिर बीएससी की एक्सपायरी। और मैं समझ रहा हूँ सर, हो सकता है ओवर द नेक्स्ट मंडे ये वॉर और इंटेंसिफाई अगर होता है तो कार्नेज और हो सकता है। एट द वेरी इनिशियल स्टेज अभी इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि मैं सिस्टम विस्टम के साथ नहीं, मैं फोन से कनेक्टेड हूँ भी ज्यादा, तो मैं चार्ट्स नहीं खोल पाऊंगा। बट हाँ सर, हो सकता है 24,800, और अगर वो लेवल भी ब्रीच होता है फर्स्ट हाफ में, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,600 लेवल्स। वहां से मार्केट एक बार सपोर्ट लेके जरूर बाउंस बैक करना चाहिए। क्लियर केस ब्लड बात या जो बातें अभी चल रही हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, सारी जगह सब लोग बात कर रहे हैं सेलर सर्किट लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, इट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बट आर वी गोइंग टोटली डाउन? नो। इज देयर एन ऑप्शन की वी विल रिकवर? यस। और उसका क्लियर केस होगा सर, ट्रेडिंग पोजीशंस अगर हैं तो उनको स्क्वायर अप करना या लो प्रॉफिट में निकलना ही एडवाइजेबल होगा। एग्रेसिव ट्रेडिंग पोजीशन का टाइम बिल्कुल जा चुका है। वीएलएम वाला मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैम आप देखिए, निफ्टी के तो लेवल पता लगे कि ब्रॉडर लेवल की 24,800 और 24,600, ये दो सपोर्ट लेवल हैं हमारे लिए। आपसे मैं अब ये जानना चाहता हूँ, जो बाकी इंडिसीज हैं, फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी में किसी की पोजीशन होगी या बैंक्स में पोजीशन होगी, तो बैंक निफ्टी की हालत देख के पता लग जाएगा कि मेरा बैंक ज्यादा गिरा हुआ है या कम गिरा हुआ है। अब मंडे को रिलेटिव ट्रेड होगा,
कि Yes. निफ्टी अगर 400 पॉइंट गिरा हुआ है तो मेरा शेयर कितना गिरा हुआ है, उस हिसाब से लोग सोचते हैं। जी तो आप बताइए मैडम, रिलेटिव इंडेक्स कहाँ पर, मतलब कौन कौन से बहुत तेजी से कहाँ पर सपोर्ट आ रहे हैं? सपोर्ट मत ढूंढिए, पहले गिरावट ढूंढिए कहाँ पर कितनी आ सकती है। तो जो चलिए सेक्टर्स वो में भी बता दीजिए गिरावट मैडम, बात वही है। नहीं, इस मार्केट में सपोर्ट ढूंढ के बैठेंगे तो आप हड़बड़ी में बाय करेंगे, लेकिन अगर आप कहाँ तक गिर सकता है या कहाँ पर आप गिरावट ज्यादा हो सकती है तो आप प्रोटेक्टिव होंगे कि आपकी अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, एक में पैसा लगाना है और एक में पैसा बचाना है वाली अप्रोच है। वेल, हैविंग सेड दिस, बैंक निफ्टी मुझे अच्छे से याद है संदीप जी, हमने पिछले हफ्ते एक हेज ट्रेड बनाया था, राइट? इट विल वर्क वेरी वेल। वो मेरे ख्याल से 600 से 2500 पॉइंट इस मंथ में प्रॉफिट देगा हमको। तो जो लोग हेज ट्रेड में हैं, दे मस्ट बी इन देयर पोजीशन। जो भी और कल के कल बुक भी मत करना, मतलब जब मंडे मार्केट खुलती है तो थोड़ा आधा चाहे तो बुक करिए, मतलब कंटिन्यू कर सकते हैं, बट कहने का मतलब ये है आपको ज्यादा प्रेशर दिखेगा बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए। निफ्टी में मैं एक लेवल पहले से 1.5 महीना हो गया है, लोग यकीन भी नहीं कर रहे थे बजट के बाद जब ये नंबर मैंने बोला था, आप भी तो थे विवेक जी एंड संदीप जी, कि निफ्टी में 24,200-300 आना चाहिए था, लेकिन आया नहीं। उसके बाद जो हुआ, एंड मैंने ट्रेड दिए, सब हुआ, प्रॉफिट हुआ, दैट्स ऑल ओके, बट आई वाज केप्ट ऑन सेइंग कि 24,200-300 की रेंज आनी चाहिए, यही प्राइस का सही स्ट्रक्चर है, यही सारी सिचुएशन जो अराउंड द वर्ल्ड हो रही है, इस बीच में इतना बड़ा गैप अप होकर सस्टेन होना, दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डाइजेस्ट। तो जिस तरह की टेंशन अब तो हमको दिख रहा है, खुली खुली बातें सामने आ गई कि ईरान ने यूएसए ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, बट वो जो बातें हो रही थी ना ऑन द टेबल, जब राउंड डिस्कशन हो रहे थे, उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलना, एंड बिना किसी बड़े रीजन के अमेरिका का बार बार ईरान को ऐसा थ्रेटन करना कि हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। भाई क्यों? मैं अपनी न्यूक्लियर पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने क्या कुछ ऐसा किया है कि तुम मेरे ऊपर एक्चुअली हमला कर दोगे? और उन्होंने कर दिया। ये सारी चीजें ना, मैं एक टू द पॉइंट बात करना मुझे जो समझ में आ रहा है, देखिए रिसेंटली अमेरिका ने ग्रीनलैंड वेनेजुएला को एक्वायर किया है, उनको वो ऑयल बेचना है। आई मे बी साउंड सो, मुझे घुमा फिरा के बातें कर, जो मुझे समझ में आ रहा है दैट इज द पॉइंट विच आई कैन फिल्टर आउट विद दिस ऑल थिंग जो भी हो रहा है। उन्होंने वेनेजुएला को एक्वायर किया है, ईरान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ग्लोबल ट्रेड जो होता है क्रूड में उसका उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल में है, और इंडिया के लिए तो बड़ा हिस्सा है। संदीप जी ने बताया कि लगभग 25%, चलिए नंबर पर नहीं आते, बट एक बड़ा हिस्सा है। तो वो जो ऑयल, वो जो कंट्री हमने एक्वायर की है, मैंने नहीं, यूएसए ने जो एक्वायर की है, उसको सप्लाई चाहिए। अब देखिए मुद्दे की बात तो यही है, अब आप इसको, अब अगर आप जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक्स को बैठा लेंगे तो जितनी भी पॉलिटिक्स होती है उसके पीछे इकोनॉमिक्स होती है, और जितनी भी इकोनॉमिक्स होती है उसके पीछे पॉलिटिक्स होती है। तो मुद्दे की बात तो यही है, जो आप क्रम जोड़िए, क्रम जोड़ के आपको समझ में आ जाएगा, और एक लेमैन को यही समझना चाहिए कि ऊपर से हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। अब रही बात कि ईरान के ऊपर, जी वीएलए मैम, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा प्रिसाइज करवाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं और हमारे साथ अब 1000 से ज्यादा दर्शक केवल 10 मिनट में जुड़ गए हैं। तो मैडम क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे अभी, तो मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि मैडम बैंक निफ्टी, आईटी निफ्टी, ये सारे कहाँ तक जाकर गिरेंगे? मतलब एक सपोर्ट, मतलब खाई भी कितनी गहरी होगी इनकी, ये बस ये बता दीजिए थोड़ा सा, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ अच्छा, इसमें ना मैं थोड़ा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, मैं इसमें जोड़ देता हूँ एक चीज, एक सवाल ना मैं और भी देख रहा था, इसी में इसको आंसर कर दीजिएगा। हम ये सारी बातें कर रहे हैं कि बाजार कहाँ तक गिरेगा, कहाँ पे इम्पैक्ट होगा, इंडेक्स वाइज देखा जाए। ये ना सुमन ब्रह्मा जी का सवाल था, ये कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो 20% लॉस में है। अब ये 20% लॉस में है, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं, सवाल ये है कि इन्होंने एमटीएफ में पोजीशन ले रखी है, जो हम उधार लेकर पैसा पोजीशन बनाते हैं ना, तो एक तो उधारी का पैसा, ऊपर से बाजार में इतनी बड़ी गिरावट जो होगी। अब कह रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ, इसको भी आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको करना फिलहाल, पहले मैं जो यही सीरियस सबसे ज्यादा लग रहा है सवाल, तो पहले मैं इसको आंसर कर देती हूँ। थोड़ा सा बेच दो, एमटीएफ पे हल्के हो, थोड़े पैसे बढ़ाओ, और पोजीशन ऑप्शंस में बाय करना। मैंने पहले ही बताया था, अब भी फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये मार्केट में आप सोने चांदी से हेज नहीं कर सकते, ऑप्शंस बाय करके रखो, मार्केट अनसर्टिनिटी है, दैट इज द ओनली ऑप्शन यू हैव इन दिस मार्केट। सोने चांदी में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ऊपर की एक्सपेक्टेशन है, बट यू विल बी, उसको हैंडल करना आज की डेट में सबके बस की बात नहीं है, और जो एमटीएफ पे करे वो और भी नहीं ले सकते इस चीज को। सो ऑप्शन आर द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव, कि जो अपनी पोजीशन को आप चाहें तो हेज कर सकते हैं। उधारी पे पैसे लगा रहे हो तो या तो आपका जिगरा बहुत है या फिर आपके अंदर कमी है, सॉरी बट दैट इज व्हाट।
देखिए मार्केट में ग्रीड करके काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे स्टेप लोगे, गिरोगे तो संभल सकते हो, लीप लेने की कोशिश करोगे, गिरोगे तो टूट जाएंगे। दैट इज अ हार्श ट्रूथ ऑफ दिस मार्केट। दूसरी बात, बैंक निफ्टी में देखिए अभी 60,500 पर कल की मार्केट क्लोज हुई है, जब सेशन मार्केट क्लोज हुआ है, आराम से 58,000 कल आएगा, परसों आएगा, 2-4 दिन का विचार रख लीजिए, 58,000 तो आना है, विच इज 2,500 पॉइंट डाउनसाइड फ्रॉम द करंट प्राइस। और इसी तरह से आप ऑटो सेक्टर में एक बड़ी गिरावट का एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये जो रूट है, हार्मोस वाला जो रूट है, यहाँ हमारे लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूट है हमारे लिए बिजनेस करने के लिए। अगर वहां पर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली ये जो सेक्टर है इम्पैक्टेड होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट इम्पैक्टेड होंगे। और जो सेक्टर्स हैं, जिसमें कि मैं कुछ सेक्टर अगर आपको गिना दूं तो ऑटो सेक्टर उसमें से एक होगा जिसमें एक बड़ी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उस बड़ी गिरावट का मतलब इतना ही है कि अभी 28,160 के आसपास था, अब 26,000 या फिर 25 के बीच में अगले कुछ हफ्तों के अंदर या फिर मैक्सिमम महीनों के अंदर आप देख पाएंगे। बट डर के पूरा पोर्टफोलियो खाली करने की जरूरत नहीं है, आप गेज कर लो, 28,000 के आसपास चल रहा है, 26 के आसपास आता है तो आप मैनेज कर पाओगे क्या पोजीशन, वो कैलकुलेशन बैठा लीजिए। तो अगर बैठा सकते हो वो पोजीशन, होल्ड कर सकते हो पोजीशन, तो मत डरिए, क्योंकि जितनी जोर से मार्केट गिरती है उतनी ही जोर से मार्केट ऊपर भी जाती है। बट इस पूरे सिचुएशन को समय लगेगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर हर बड़ी कंट्री, अभी आपको ध्यान देने की जरूरत है इस पूरे कंट्रीब्यूशन में। अभी चाइना ना तो सामने से आया है और ना ही रशिया सामने से आया है। जब ये आएंगे तो ये एक्सटेंडेड एंड थोड़ी सीवियर मार्केट कंडीशन प्रेशर वाली बनेगी, तो आपको ये समझने की जरूरत है। तो कंडीशन डरना नहीं है, लेकिन उसको फोरकास्ट करके अपनी प्लानिंग करनी जरूरी है। वीरे मैडम, एक सवाल फटाफट से लेता चलता हूं, क्योंकि ये सुपर चैट पर आया प्रदीप शर्मा जी का। ये बोल रहे हैं कि आपके कहने पर उन्होंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की कॉल ले ली थी, कॉल आपने शायद सजेस्ट की होगी, उन्होंने फ्यूचर ले लिया, अब पैनिक में क्या करना है उन्हें कल? स्टॉप लॉस मैंने अगर आपको एक व्यू बताया है तो मैंने अदानी एनर्जी सॉल्यूशन का आपको ये भी बताया कि इन्वेस्टमेंट वाली है। फ्यूचर आप इन्वेस्टमेंट में कैसे ले सकते हैं, सो इट्स अ क्वेश्चन टू यू। मैंने बार बार बोला है कि अडानी स्टॉक्स में अगर आप पैसा लगा रहे हो तो आपको इन्वेस्टर की माइंडसेट से आना है, और डिप आपको 10 से 15% का कभी भी आएगा। मुझे मेरे वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रहते हैं। तो वो आपने फ्यूचर में लेके आपने उसको ट्रेड करने की कोशिश किया, सो यू मिस्टेकन ओवर देयर। बट अभी करना यही है कि अगला ये जो पूरा मार्च है ना, एनर्जी स्टॉक्स के लिए थोड़ा सा वॉलेटाइल होगा, लेकिन जो मार्केटिंग वाली कंपनीज हैं या जो रिफाइनरी वाली कंपनीज हैं उनके लिए शायद डाउन अगर डिप आते हैं तो आप उनको खरीद सकते हैं। टू बी स्पेसिफिक, कमिंग बैक टू द अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, हेज कर लो पोजीशन को। या तो एक काम आप कर सकते हैं कि यहाँ से न्यूट्रल व्यू बना लीजिए ताकि किसी भी सिचुएशन में आप ना फंस जाएं, क्योंकि फ्यूचर लॉन्ग का मतलब है कि आपने लॉन्ग व्यू बना रखा है। एंड आई डोंट रिकमेंड दिस टू यू, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट रिकमेंड की है। रही बात कि इसको हेजिंग करना कैसे है, 1,000 रुपए वाली जो आपकी कॉल एंड पुट है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, यही एक बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे लगती है। बड़ा लॉस मत लेना, वरना फ्यूचर इज लाइक कि आप 10x ज्यादा माल उठा रहे हो, अपने एमटीएफ पे उठा रहे हो ना, तो बस ये मत। तो फिलहाल के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब बड़ी मार्केट गिरती है, बड़ी का मतलब ब्रॉडर मार्केट, चाहे इसमें निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, जब इनका असर आता है तो सबके ऊपर असर आता है। ठीक है, फटाफट से थोड़ा रैपिड फायर लेते हैं संदीप भाई, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा जमा हो रहे हैं। और फिर हाँ, एक सुपर चैट वाला सवाल और था, पहले वो ले लेते हैं। बिल्कुल ले लीजिए, रचित भाई से पूछ लेते हैं इस बार। रचित सर, आपका मुझे पता नहीं, आप कह रहे हैं क्योंकि आप मोबाइल से जुड़े हैं तो लेवल्स दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। ये गोलू जी का सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर भी है। आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों है सर इनके पास, इन्होंने लेवल बताए हैं कहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं। आप पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए और ये कहाँ तक गिर सकते हैं, इसमें स्टॉप लॉस बता दीजिए अगर आप, इफ यू आर इन अ पोजीशन टू टेल, या फिर मैं वीएलए मैम से पूछूंगी। रचित भाई, अगर देखिए, अगर आपको पता है कि भाई कल गैप डाउन होगी आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल की, तो अगर 5%, 3%, 4%, वो भी एक ब्रॉडर वे में स्टॉप लॉस पता लग जाए तो वो भी आप बता दीजिए अगर बता सकते। हाँ, नहीं मैं करता हूँ ना सर। देखिए जिस तरीके से ये पोजीशन है, अभी आईओसी की बात कर लेते हैं। रचित भाई की आवाज थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम है आई थिंक। हाँ रचित भाई, हाँ जी दोबारा आपको आंसर रिपीट करना होगा रचित भाई जी। सर 187 पे बंद हुआ था, 172 के क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ एक बार पोजीशन बनाएं, मेंटेन करें। अगर 172 के नीचे चला जाता है तो प्रॉब्लम एरिया और बढ़ता हुआ दिखेगा।
और जिस तरीके से आप अभी बात कर रहे थे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो बंद होता है, क्रूड स्पाइक करता है, तो ये चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं बीपीसीएल की। आई थिंक कुछ नेटवर्क का इशू है विवेक भाई। आई थिंक रचित 368 को हम दोबारा सुनने की। रचित सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि जैसे ही मैं इससे बाहर निकल के और लेवल्स देखने के लिए चार्ट पे जा रहा हूँ ना, तो मैं समझ गया प्रॉब्लम क्या आ रही है। बीबीसीएल को हम देख लेते हैं सर। इसको 368 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन हमें अभी एक बार मेंटेन करनी चाहिए। बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। क्रूड हो सकता है आपको अब $80 के ऊपर भी मेंटेन होता हुआ दिखे। इसके साथ साथ एक और आईओसी हो गया, बीपीसीएल हो गया, एचपीसीएल लेता हूँ। हो सकता है आवाज एक बार जाए। जी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर मिलना चाहिए सर, एंड रिजल्ट आना चाहिए। तो देखिए एचपीसीएल जिस तरीके से पोजीशनड है, इसमें एक 418 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन एक बार लेके रखनी होगी। और एक्सट्रीम लेवल्स अगर आप देखें तो एक बार ये 398 तक भी आ सकता है। तो 418 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिएगा। और थोड़ा सा डाइसी होगा ये पूरी की पूरी सिचुएशन अभी जो बन रही है। ठीक है, ओके। अच्छा अभियले मैम, एक आप एचडीएफसी बैंक का एक सवाल है। का तो आईडी बैड लक के नाम से ये कह रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के 901 के प्राइस में उन्होंने 5 शेयर लिए हुए हैं। मंडे को क्या होगा सर, होल्ड या सेल? भैया पहले एक सवाल, एक आंसर तो मैं दे देता हूँ। वीएलए मैम, इनको आईडी बदलना पड़ेगा। ये जब नाम ही बैड लक रखेंगे तो गुड लक कहाँ से आएगा? प्लीज, यस। और रही बात आपको, जी, एचडीएफसी बैंक में आपको थोड़ा सा गिरावट एक्सपीरियंस होगी। और टू बी स्पेसिफिक, टू बी प्रिसाइज, 820 तक का ये कैंडिडेट अभी लग रहा है और 887 पर है। तो डरा नहीं रही हूँ, लेकिन पोजीशन या तो काट लीजिए या फिर हल्का कर दीजिए। बट आपकी पोजीशन अगर आप काट भी लेंगे तो प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगी। मार्च वीकनेस की तरफ ही कंटिन्यू होने वाला है। तो इसी हिसाब से सजेशन तो सिर्फ इतना ही है कि आप काट लीजिए पोजीशन। और कोई कहीं पर अगर मौका मिले कोई अच्छे स्टॉक्स में, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सैलून राइस का भी आपको मिल जाएगा, आप वहां पर ट्रेड पुट का प्लान कर सकते हैं। आज देखो संदीप भाई, आज ना लोग थोड़े होली के मोड में भी हैं, ऐसा नहीं है। जब हमारा जो ये शो 12 बजे शुरू होना था तो लोग कह रहे थे भैया आज चाबी भूल गए क्या ऑफिस की? कोई कह रहा होली का गुब्बारा मारा होगा। नहीं एक तो कह रहे थे फोन आया होगा। वो भी मैं कह रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। मतलब अच्छा, ट्रम्प साहब के फोन हमारे तक भी आने लगे। मतलब हम भी इतने बड़े हो गए क्या? रचित सर कुछ कह रहे हैं। हाँ रचित भाई, क्या बोलो? बट एक चीज मैं बोलूंगा सर, देखिए द वर्ल्ड इज बर्निंग नाउ। और मैं कहता हूं कि वी आर अमंग द फ्यू फॉर्चुनेट। मतलब मार्केट्स को लेके जरूर हमारी प्रॉब्लम होगी, बट आप देखिए वेस्टर्न फोरफ्रंट जो इंडिया का है पूरा अप टिल अमेरिका, इट्स बर्निंग लाइक एनीथिंग। और ये होली की बात आई ना, तो बस उसको देख के एक चीज लगी कि ठीक है हम लोग थोड़े से मार्केट के टेंशन में हैं, बट वी आर सो फॉर्चुनेट एंड वी आर इन सच सेफ सिचुएशन राइट नाउ। और मैं समझता हूँ सर कि अब ये जो चाइना रशिया का इन्वॉल्वमेंट भी होता हुआ दिखेगा ना, बट हम जियोपॉलिटिकली अब इस तरीके से प्लेस्ड हैं कि बहुत ज्यादा अंडर द थ्रेट वाली सिचुएशन अब लगती नहीं है। मतलब हम एक जो अब पावर अपना डिपिक्ट कर पाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज लग रही है। बट हाँ, होली हम मना रहे हैं और दिवाली पूरी दुनिया मना रही है। नहीं, दिवाली भी रचित भाई पर खुशी में मनती है। ये वो पटाखे नहीं है जो कि आसमान में जाके रोशनी दें। ये नीचे गिर के जान लेते हैं। ये जानलेवा पटाखे हैं सर। और इसमें सर मतलब एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। मुझे एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लगती है कि ईरान को ना दुबई पे नहीं अटैक करना चाहिए था। मतलब ये जो एक चीज हो गई ना, ये ट्रिगरिंग फैक्टर है। और इसके एलाइज जब खड़े होंगे, ये अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। अटैकिंग दुबई वाज नॉट समथिंग दे शुड हैव डन। ठीक है। अच्छा एक और इस बीच, अच्छा वीएलए मैम आप कुछ कहना चाह रही थी, सॉरी। हाँ, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मत भूलिए, बाजू में ही हो रहा है। एंड अरे भाई हमारे घर में नहीं हो रहा है, बाजू में तो सब कुछ ही हो रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, बाजू बाजू में हो रहा है। अच्छा है, बाजू बाजू में हो रहा है, हम होली मना रहे हैं और वहां बाजू में हो रहा है अफगानिस्तान। बिल्कुल बाजू में अगर वॉल कंपाउंड पे घर जल रहा हुआ ना, तो डर हमको भी लगेगा। और यू नो व्हाट, अफगानिस्तान के साथ हमने थोड़े से रिलेशन अभी बेटर किए थे वापस से। एंड व्हेन वी आर सपोर्टिंग अफगानिस्तान तो पाकिस्तान तो, सो इट्स लाइक यू नो
डर के रहने वाली कंडीशन है, मतलब अब अच्छी बात है, सेंटर ऑफ इंडिया क्योंकि में ये रहती बात कर रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा डिग्रेस होगा मार्केट से, बट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ अंबाला मैम, अभी जो पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट की हालत है ना, पाकिस्तान आर्मी इज गेटिंग मोबिलाइज टूवर्ड्स वेस्टर्न फ्रंट और सेंट्रल, और उनके Correct. पास जितनी आर्म फोर्सेज है ना, हमारे लिए वो एरिया बहुत इजीली अब खुलता हुआ है। तो आप तो डर की बात कह रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपदा में अफसर अगर देख लिया तो कुछ और ही बदलता हुआ दिख जाएगा। अरे सर, वो अब वो वाला वो कश्मीर को अंदर मिलाने वाली बात मत करवा दे। मैं बोल रहा हूँ सर, ये अगर आप बोलेंगे ना सर, मतलब विवेक सर, इस पे एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, आगे तो देखिए सरकार जाने क्या होने वाला है या भगवान जाने क्या होने वाला है, बट इंडिया को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और अभी ट्रम्प साहब ने ये स्टेटमेंट दे ही दिया था। टेंशन और मत दे दीजिए मार्केट को ज्यादा, ये अवसर तो हो जाएगा देश की ज्योग्राफी बढ़ाने के लिए, लेकिन ये ना मार्केट वाले वैसे बेचारे टेंशन में घूम रहे हैं। अभी जितने व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, किसी को नींद नहीं आई कल रात। हाँ, अब आप चाहते हो कि अगली कई रातें नींद नहीं आए, मतलब होली से दिवाली तक का सफर तय करा रहे हो क्या आप? नहीं, होली से दिवाली नहीं सर, एक्चुअली आप लोग जिस एरिया से है ना, दिल्ली एनसीआर, आप लोगों ने रियल एस्टेट प्राइसेस इतनी बढ़ा दी है ना, ये बोल के कि जमीन कम हो रही है, जमीन कम हो रही है, जमीन बढ़ाने का मौका है, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा लीजिए। मार्केट में सर, इस चक्कर में मार्केट में ना गुलाल बहुत ज्यादा हो जाएगा, संभले नहीं संभलेगा, और कई दिनों तक चेहरे के रंग नहीं उतरेंगे, शो कैसे करेंगे, इतना गुलाल हो जाएगा। इसमें मैं आपको बताऊं एपिक क्या है। एपिक ये है कि हम लोग के खुद के जो पोर्टफोलियो है ना, मंडे को जो होने वाले हैं, उनको तो हम देखने भी नहीं वाले हैं, हम सिर्फ शोज में बैठ के बातें करते रहेंगे और बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे कि हमारे पोर्टफोलियो के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि फिर हमारे भी चेहरे उतर जाएंगे, क्योंकि सर पोर्टफोलियो तो सबके भी है, और क्या होने वाला है। और एंड यू नो व्हाट, इस बीच में जितने लोगों ने सिल्वर और चांदी ETF अपने बेचे नहीं थे, जिनको मतलब somehow we were able to कि हाँ भाई रख लो थोड़े देर, सस्ते में मत बेचो, हम जितने लोगों ने हमारी बात को सुन लिया होगा रेगुलरली, तो might they will be in better position than those people जो अपने पोर्टफोलियो को बेच बाच के सारे इक्विटी में आ गए थे, और विदाउट चेकिंग दिस कि उनका पोर्टफोलियो निफ्टी के अगेंस्ट में कितना बीटा वाला है, 1 2 3 4, यू नो डिपेंड करता है। तो होपफुली ETF वाले जो हैं प्रेशियस कमोडिटी वाले, उनको थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। और उछाल पर हो सके तो आप लोग जब एकदम लगे ना हाई एंड टेंशन बढ़ गई है, तो जब लगे उछाल पर थोड़े से हल्के वहां पर हो जाइए, और दोबारा फिर इक्विटी मार्केट जो दब गई होगी, गिर गई होगी, फिर वहां पर अपने पैसे को थोड़ा रोटेट करना। सो ट्राई टू प्ले लाइक एन इन्वेस्टर दिस मूवमेंट, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं तो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट बनकर ही बैठे हैं, मतलब हम यहाँ इकोनॉमिक जियोपॉलिटिक्स क्या होगी उसके हिसाब से नहीं, हम पे पैसे पर क्या क्या कैसे कैसे असर आएगा उसको एनालाइज करने की, समझने की, समझाने की कोशिश में ही है। सो आई थिंक उसी दिशा में काम कर सकते हैं अभी हम लोग। बिल्कुल। एक चीज, हाँ रचित भाई मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, मैं क्रूड ऑयल से रिलेटेड, देखो कल एक चीज तो होने वाली है कि क्रूड ऑयल भागेगा, सोना चांदी भागेगा। सोना चांदी पे तो हम चलो स्टॉक मार्केट वाले थोड़े ETF की फॉर्म में चले जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, लेकिन जो क्रूड ऑयल भागता है ना, ये बहुत सारे शेयर्स को डिस्टर्ब करता हुआ भागता है सर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के शेयर को डिस्टर्ब करता है, ऑयल रिफाइनिंग के शेयर्स को डिस्टर्ब करता है, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज में कई बार अपॉर्चुनिटी भी देता है। तीसरा, पेंट कंपनियों को दिक्कत में डाल देगा। जिन जिन लोगों के पास पेंट के शेयर पड़े हुए हैं, थोड़ा कल सजग हो जाना। पैकेजिंग के शेयर जैसे यूफ्लेक्स, पॉलीप्लेक्स, ईस्टर वीस्टर, इस तरह के जो शेयर हैं वो थोड़े से सजग हो जाना, क्योंकि ये कुछ एक शेयर्स में इसलिए बता रहा हूँ कि आपके अगर पोर्टफोलियो में और आप ये सोच रहे हो कि कल पूरा मार्केट गिरा है और मेरा शेयर ज्यादा क्यों गिरा है, भैया वो इसलिए गिरा है क्योंकि क्रूड ऑयल से लिंक्ड है। तो जो क्रूड ऑयल से जुड़े हुए शेयर से, प्लास्टिक के शेयर, जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके शेयरों में थोड़ा सा गिरावट तेज हो सकती है। जिन कंपनियों का खासतौर से ईरान को एक्सपोर्ट है, फॉर एग्जांपल चावल कंपनियां हैं, कुछ चाय की कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल हैरिसन मलयालम है, मैक्लोइड रसल है, इन कंपनियों पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चावल वाली कंपनी तो ज्यादा लिस्टेड, मतलब जो मेन प्लेयर हैं वही KRBL और LT फूड, थोड़ा सा उनको देख लेना। तो हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा दबाव आपको ज्यादा दिखे। अब रशीद भाई आप बताएं। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, अभी जो अंबाला मैम बोल रही थी, बिल्कुल सही बात है कि इक्विटी
आपको अब जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है वो इन ईयर्स टू कम नहीं देगा। और ये अपॉर्चुनिटी जरूर, मतलब अभी आप ये मत सोच लीजिएगा कि कल जो डाउनफॉल हुआ वो लास्ट था, इसके बाद भी आएगा। और इनफैक्ट आई बिलीव लास्ट वीक क्या मतलब इसी वीक अंबाला मैम और मैं एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे, जहां बहुत जब मार्केट तेजी में था तो मैंने एक कमेंट्री करी, और फिर जब अंबाला मैम के पास पहुंचे तो अंबाला मैम ने बोल दिया कि आई विल स्टिक टू व्हाट रचित इज सेइंग। और प्रैक्टिकली आपको एक चीज और बताते हैं, अंबाला मैम के लेवल्स जो हैं 24,300 वो भी दिखेंगे। बट सर एक इलास्टिक इम्पैक्ट होता है, जब भी मार्केट एक ट्रेंड को चेंज करने के पहले बॉटम फिशिंग करता है, बॉटम बनाता है, एक इलास्टिक इम्पैक्ट और लेकर आता है, उससे नीचे के लेवल भी आपको एक बार देखने को मिल सकते हैं। बट इक्विटी के इन्वेस्टमेंट का एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, प्लीज मेक श्योर अभी आप जो भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप रखने के बजाय अगर लार्ज कैप्स के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज लार्ज कैप अब आपको जो डिस्काउंट पे मिलने वाले हैं इन फ्यूचर वो नहीं मिलेगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अप्रैल ऑनवर्ड्स ही आपको सिचुएशन इंप्रूव होती हुई देखने को मिल सकती है, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन खत्म हो जाती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मनी 9 पे आके सवाल कर ही सकते हैं सारे ब्लू चिप शेयर्स के लिए। अदरवाइज इतना पेशेंस नहीं है तो निफ्टी ईटीएफ जो होता है अब हर फॉल पे आपको एसआईपी मोड में उसमें पैसा लगाना चाहिए, आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। दिस इज वन ऑफ द लोएस्ट लो दैट वील एवर सी इन इयर्स टू कम। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। कुछ और सवाल ले लें अगर विवेक भाई। तो एक अशोक लेलैंड को लेकर सुपर चैट में सवाल आया हमारे पास, ये कह रहे हैं कि अशोक लेलैंड इन डिफेंस, क्या इसके लिए न्यूज़ पॉजिटिव है? दे एक्सपोर्ट टू दुबई एंड जीसीसी कंट्रीज एज वेल, योर व्यू? वीएलए मैम, एक बार अशोक लेलैंड को देखिए, क्या ये अच्छा हो सकता है अपॉर्चुनिटी गिरते बाजार में? नॉट रियली। इसको हमको खरीदने की कोशिश करनी चाहिए एज क्लोज टू एज 160 और 211 पर है। तो दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह रही हूँ कि जो लोग इस भाव के आसपास हैं, 160 के ऊपर के आसपास है, दे मस्ट एक्चुअली बुक देयर प्रॉफिट और दोबारा से घात लगाकर बैठिए एकदम प्रिसाइजली कि आपको जब आपको प्राइस अलर्ट लगाइए फॉर दैट आई मीन, तो 160 रुपए के आसपास जब भी दिखे वहां पर खरीद सकते हैं। इट्स अ वेरी क्वालिटी स्टॉक और डिप में खरीद के आप इसको इन्वेस्टर की तरह रख सकते हैं। एक सवाल हमें मिला है, देखिए के नाम से है इनका आईडी, और बड़ा स्मार्ट सवाल है एक्चुअली। ये बोल रहे हैं कि सब लोग नेगेटिव साउंड कर रहे हैं बट बिटकॉइन इज अप अराउंड 7%। वाओ। और देखिए मुझे इस चीज से बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे दर्शक पढ़ते हैं, बहुत सारे डेटा वो हमें देते हैं। कई बार कुछ चीजें हम नहीं पढ़ रहे होते, भाई हम भी संडे के मोड में हमने भी कुछ खबरें पढ़ी, हमने ही पढ़ी कि ईरान, इराक, दुबई सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बिटकॉइन पर दिमाग लगाया तो बिटकॉइन देखा उन्होंने। वेरी इंटरेस्टिंग, सैल्यूट सर। ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा लग रहा है कोई ट्रम्प डील करने जा रहे हैं क्या? ट्रम्प कुछ भी कर सकते हैं रात तक। बिल्कुल है रचित भाई, ये तो आप जानते ही हो। देखो सारी चीजें बड़ी वेल प्लान्ड है। हम उस दिन मजाक भी कर रहे थे कि मोदी जी जब जब इजराइल जाते हैं एक युद्ध शुरू होता है। अब मैं मजाक में बोल रहा था, मुझे नहीं पता था, मतलब पता नहीं क्या वो सीरियस ही हो गई। वो इसको लेकर तो बहुत सारे मीम्स थे विवेक भाई, बल्कि कि इधर मतलब मोदी साहब वहां गए हैं और उसके बाद ही तो मारपीट जाकर शुरू हुई, वो और आ गया ना उधर से नेतन्याहू साहब ने मैसेज करके पूछा है कि आप पहुंच गए, जैसे ही यहाँ पे लैंड हो गए पहुंच गए, तैसे धमाके शुरू हो गए। अच्छा, इसके ना मैंने ये मीम भी पढ़ा, मैं इसको थोड़ा अगर सीरियसली आपके सामने रखने की कोशिश करूँ ना, इसमें हुआ क्या है, इस बार कुछ स्ट्रेटेजिक हुआ है। मेरे को नहीं पता इसका कंफर्मेशन है या नहीं है। मैं पढ़ रहा था, कोई एक रिपोर्ट में ऐसा बोला जा रहा था कि मोदी साहब का इस बार का जो विजिट था ना बहुत स्ट्रेटेजिक था। हमें लग रहा है कि एआई को लेकर, डिफेंस को लेकर ये करने गए थे। इजराइल ने क्यों बुलाया था मोदी साहब को? देखिए मैंने जो पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3 बड़े दिग्गज बैठे हैं। हुआ क्या सर, ये जो 24 घंटे पीछे जाइए अगर आप, जब मोदी साहब वहां पहुंचे ना उससे 24 घंटे पहले आप देखिए वेस्टर्न फ्रंट की जो बात अभी रचित सर कर रहे थे पाकिस्तान की, वहां पे एस्केलेशन थोड़ा तेज हो गया अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ये हर कोई जानता है, जैसे वीएलए मैम भी कह रही थी। तो इजराइल ने 2 चीजें सिक्योर करी या फिर इंश्योर करी ईरान के ऊपर अटैक करने से पहले, कि पाकिस्तान से इनको जो भी मॉरल सपोर्ट मिलता है, चाहे लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता है, एम्यूनिशन हो, आर्मी हो, जो भी सपोर्ट मिलता है वो चीज कट हो जाए। जैसा कि पिछली बार जब ईरान ने स्ट्राइक किया, ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई थी इजराइल की तरफ से, तब वो सपोर्ट आया था। तो पहली बात वो सपोर्ट काट लिया गया। और दूसरी तरफ जो जितना भी पोर्ट्स की तरफ से जो भी सप्लाईज होती हैं, एक यूएई वाला पोर्ट और एक और पोर्ट है जिसके जरिए इजराइल चाहता था कि जो सामानों का आना जाना है, जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो चीज ना रुके।
तो दो चीजें जैसे ही इंश्योर हुई, मोदी साहब वापिस आए, उसके बाद आप देखिए रिटेलिएशन हो गया और उसका नतीजा भी बड़ा निकला है। नतीजा आप उसके रिपरकशंस क्या होंगे वो देखने वाली बात होगी, लेकिन खामेनेई साहब नहीं रहे इस दुनिया में, जो कि ट्रम्प साहब और नेतन्याहू साहब टारगेट करके चल रहे थे। तो इसके रिपरकशंस काफी डीप हैं इस बार, ये जो एक्शन हुआ है ना, और बड़ी प्लानिंग के साथ बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव करके ये कदम उठाया गया है। तो आई थिंक ये लंबा चलने वाला है। तो सर रचित सर, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? सर इसके अलावा एक और चीज ऐड कर देता हूँ, नॉट टू फॉरगेट, जब रशिया यूक्रेन चालू हुआ था तब पुतिन साहब कहीं और विजिट करते हुए इंडिया लैंड करके कुछ एक बहुत साइलेंट मीटिंग करके और वापस रशिया पहुंचे थे, और उसके 2 दिन बाद ये अटैक चालू हो गया था। नॉट दैट ये सब डिस्कशन करके हम ये बोल रहे हैं, या क्योंकि हो सकता है दर्शक इसको ऐसे भी ले लें कि ये तो भक्त हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। जो हो रहा है, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हम सिर्फ वो डिस्कस कर रहे हैं। सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखी, और सर कहीं ना कहीं आप एक चीज गौर भी करिएगा। अभी हम लोग जब शो में भी कनेक्ट हुए थे ना, तब हमने बात करी थी कि आज रात को ये होने वाला है और आपको क्या लगता है, एंड क्लियरली मैंने कहा था कि नहीं, कुछ नहीं होने वाला सर, और उसके पीछे का कारण यही था, इट इज वेल स्क्रिप्टेड। और ये जो मैं आपको सर रशिया और चाइना वाली बात बता रहा हूँ ना, दिस इज ऑल्सो वेरी वेल स्क्रिप्टेड, और इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाइना एक और अटेम्प्ट अभी करने की कोशिश में है, ताइवान। तो जो मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारा वेस्टर्न फोरफ्रंट खाली है, चाइना को ये भी दिख रहा है कि अब ताइवान भी बिल्कुल आपको एक उसमें दिख सकता है। तो वो सिचुएशन जो बनती हुई दिख रही है और ये जो बनती हुई दिख रही है, आने वाले दिनों में हो सकता है सर ऐसे ही किसी दिन किसी वीकेंड पे हम जुड़ेंगे और बात करेंगे अब ये क्या हो गया है और मार्केट कहाँ जाने वाला है। बट हाँ, ये बात जरूर याद करिएगा कि हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था, ईरान का अटैक जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, हमने बोल दिया था अब ये ईरान पे अटैक करेंगे ही करेंगे, दे नीड डाइवर्जेंस। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, चाइना रशिया इन्वॉल्वमेंट एंड वी गेटिंग इनटू एनी काइंड ऑफ हसल विद पाकिस्तान इज सर्टनली ऑन कार्ड्स। इसको मत डिनाई करिए। और ट्रम्प साहब का भी जो स्टेटमेंट आया था ना सर कांग्रेस में, कि अगर मैंने पाकिस्तानी पीएम, अगर मैंने इंडिया को नहीं रोका होता तो पाकिस्तानी पीएम वुड हैव बीन किल्ड। दिस मैन कैन स्पीक एनीथिंग। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जो सिचुएशन पूरी बनती हुई दिख रही है ना, ये स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग के लिए नहीं। सब स्टडी करें, देखें, सीखें और समझें कि होने क्या वाला है आगे। बिल्कुल। रचित भाई, एक चीज और, आप एकमात्र ऐसे एनालिस्ट थे जो जिनके पैनल में, जितने भी पैनल में मेरे पास पूरे वीक में आते हैं लोग, डिफेंस पे कोई बुलिश नहीं था आपको छोड़कर। अब आप कल खुशी खुशी सीना तान कर जाओगे कि मैंने HAL दिलाया था, कोच जो भी आपने दो डिफेंस के और दिलवाए थे, हाँ GRSE दिलाया था और 1-2 और दिलाए थे, कल कटवाओगे आप? नहीं सर, नहीं। और एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, ये बात जरूर है कि मैं बहुत बुलिश था। ये जो पास में बैठी हैं आपके अंबाला मैम, बुलिश तो ये भी है, बट इन्होंने लोअर लेवल्स पे बोला था खरीदने के लिए, और मैं डर गया था थोड़ा। और क्योंकि मैं क्यों डर गया था मैं आपको बताऊं, इन्होंने भी बोला था HL बहुत अच्छा है बट 3500 आएगा तब खरीदिएगा। हाँ, और 4200 रुपए चल रहा था। मेरे को लगा था कि ये शायद समझ नहीं पा रही है कि मैं HL में लॉन्ग हूं और ये सब। और उसके बाद जब 4000 टूटा, तब मैंने इनफैक्ट शायद संदीप सर आपके शो में ही ये बात कही भी थी कि मैं बुलिश हूं, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मगर अंबाला मैम ने बोला 3500 आएगा तो वो देख लीजिएगा। अच्छा, अब रचित भाई, मुझे तो सर HAL आपका 10,000 भी याद है, आपने कहा था HAL 10,000 होगा, मैं तो वो भी याद करके बैठा हूँ। बिल्कुल। तो अब रचित भाई सिंपल देखो ना, अब शेयरों को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते चलते हैं। HAL में कल क्या करना है, मतलब कल कहां तक जाएगा आपके लिहाज से? 42, मतलब 5-10% मान के चलें कि कल भाग जाएगा सर? थोड़ा सा ना ज्यादा वो हो जाएगा, कारण मैं आपको बताता हूँ, HAL पे सप्लाई आएगी ऊपर के लेवल पे 4200 4260 पे सप्लाई आएगी, और उसके पीछे का कारण आपको बताता हूँ, जितने भी हैंड्स हैं जिन्होंने अभी पोजीशन बनाई है, और क्योंकि मार्केट डाइसी होता है ना, तो आदमी फिर ये हो जाता है कि जहां पैसा मिल रहा है वहां से तो बुक करो। हमारी एक और थॉट प्रोसेस क्या है, लॉस को हम घर ले जाते हैं, प्रॉफिट को हम मार्केट को देके जल्दी निकल जाते हैं। हो सकता है 4200 4260 लेवल्स पे एक बार आपको सप्लाई आती हुई दिखे। अच्छा, अब गार्डन रीच और बाकी जो दो जो आपने और डिफेंस के बोले होंगे उनके लेवल और बता दीजिए, ताकि जो लोग आपके फॉलोअर हैं वो उनको पता लग जाए। जी सर, गार्डन रीच को हम जिस तरीके से देख रहे हैं, गार्डन रीच हो सकता है आपको आने वाले दिनों में बहुत कंफर्टेबली 2980 लेवल्स तक आते हुए देखने को मिल जाए। उसके साथ साथ और कौन सा स्टॉक था सर? आप ही बताओगे, आपकी पिक थी रचित जी, मैं कैसे बताऊंगा आपकी पिक्स? वो तो आप ही को याद होंगी।
नहीं बिल्कुल याद तो होगी, बट एक्चुअली क्या है सर, वो एक्सेल शीट पे मैं डाल के रखता हूँ ना, और अभी मैं बिल्कुल पंगु सा बैठा हुआ हूँ। मजगांव डॉक भी हमने कवरेज में रखा हुआ था, और मजगांव डॉक भी आप देखें 2460 से 2580 के लेवल्स आपको हो सकता है बहुत जल्दी दिखा दे। तो कोई बात नहीं, इसमें डेटा पैटर्न्स देख लीजिए, क्योंकि डेटा पैटर्न्स ना वीएलए मैम आपने मुझे याद है 3500 से 3700 के लेवल की बात की थी, डेटा पैटर्न्स उसके बारे में बता दीजिए फिर। मोस्ट लाइकली है, होल्ड कर जाइए पोजीशन में, ये टारगेट आएगा। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो 4000 का भी वेट करना, और कल की मार्केट में अगर आपको कोई डिप मिल जाए बाय चांस लकीली तो उसको खरीदने की कोशिश करिए। अच्छा वीएलए मैम, एक वेदांता का शेयर बताइए। अब चूंकि क्रूड ऑयल भाग जाएगा, एक ये सेलन एक्सप्लोरेशन, हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये जरा बताइएगा, क्योंकि ये सारे शेयर क्रूड ऑयल रिफाइनिंग के लिए से पहले ये मतलब क्रूड ऑयल का एक्सप्लोरेशन भी करते हैं, तो इनमें क्या होगा कल? इनकी चमक थोड़ी सी मजबूत हो सकती है, क्योंकि अगर बाहर से प्रेशर आ रहा है तो ऐसे समझो ना कि एक सप्लाई मेरी बंद हो गई, तो जो डोमेस्टिकली जो कंपनीज थोड़े हाथ पैर मार रही है उनका शायद थोड़ा पॉजिटिव आप देख सकते हैं। बट यू नो व्हाट, वीडीएल को आई वाज वेटिंग कि मुझे मिल जाइए एक बार ना, 580 560 पर आया नहीं, मिस कर दी है अपॉर्चुनिटी में ना, फिर से 718 चला गया। आई वुड लव टू कि अगर ये मिल जाता, बट ठीक है, दोबारा से अगर जो फिलहाल मौका मिलेगा, अगर आपको मार्केट में अगले हफ्ते एक दिन की मार्केट के ऊपर कोई रिएक्शन मत लेना, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहेगा एक दिन का अगर ट्रेड सेशन प्लान करोगे तो। एनीवेज वापस से भाव यही है, अगर आपको वीडीएल इन्वेस्टर्स के लिए, मिड टर्म इन्वेस्टर कम से कम, अगर आपको वीडीएल एनीवेज 650 के आसपास मिल जाए खरीदना, और स्टॉप लॉस 600 का ही लगाइए, लेकिन टारगेट 700 से पहले, 750 के पहले मत बेचना। ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स है। मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर अगर आप इसको चलेंगे तो 800 से 900 रुपए का भाव आपको दिख जाएगा। मतलब मिड टर्म का मतलब मैं दिसंबर 2026 की बात कर रही हूँ। अच्छा स्टॉक है, डिप में खरीदने लायक ही है। उतना डिप आया नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, आ जाए तो वो तो मतलब खरीदने वाला ही भाव है। 580 तो लाइक लपक लेना, मतलब कैच होता है ना, ब्यूटीफुल कैच, इट्स लाइक दैट। तो 580 के बाद तो लेना ही है। एनीवेज अगर आपको 650 के आसपास मिलता है इस हफ्ते वगैरह नेक्स्ट वीक, तो भी लेना ही है। ठीक है, ओके। रचित सर, मुझे पता है आपको जाना है, आप भी इन बिटवीन समथिंग है किसी शेड्यूल में, तो एक सवाल ले रहा हूँ सर। ये मुकेश कुमार महातो जी का सवाल है, कह रहे हैं कि जैन सर, आदरणीय अंबाला दीदी। अब अंबाला मैम ने एक अलग ही अपना एक रुतबा सा क्रिएट किया है, अपनी एक इमेज बनाई है लोगों में, अंबाला दीदी के नाम से फेमस है ये बहुत, और कह रहे हैं कि रचित सर को सादा प्रणाम। 3 सवाल हैं इनके। एक है वीएसटी इंडस्ट्रीज, कह रहे हैं 250 के भाव से 1000 शेयर हैं। प्राज इंडस्ट्रीज पिछले हफ्ते बहुत अच्छा चला है, शुगर शेयर जब चले हैं तो 330 के भाव से ये 700 शेयर इनके पास हैं। ये पूछ रहे हैं कि अभी इसमें क्या करना चाहिए, दी की राय चाहिए इनको प्लीज। कह रहे हैं कि अंबाला दीदी आप ही फिर एड्रेस कीजिए इसको। अच्छा ठीक है, थैंक यू इतना सारा प्यार, थैंक्स अ लॉट। अच्छी बात है। चलो इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ सर, इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ। ये अंबाला दीदी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और हम मैडम क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी जब बॉम्बे वाले इवेंट में एक बार हम लोग मिले थे और इनसे जनरली बात हो रही थी, तो ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऑन स्क्रीन बहुत कंट्रोल्ड वर्जन देखते हैं। इनके साहब भी मिले थे, साहब बहुत शालीन हैं, बहुत शांति से रहने वाले हैं। एक स्टॉक को लेके बात हुई थी और उस पर जिस तरीके का एग्रेशन इनका आया था, कि अंबाला दीदी एक्चुअल में जो टीचर जब बन जाती है ना तो बहुत एग्रेसिव और बहुत स्ट्रिक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। तो डंडा वंडा लेके चलती है साथ में? जरूरत ही नहीं पड़ती है ये सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब साहब जितने शालीन है और साहब जितने शांति से खड़े हुए थे ना, अंबाला दीदी जो है वो जब मैडम बनती हैं तो साहब सिर्फ देखते रहते हैं कि भैया तुम क्लास झेलो, मैं तो झेलता ही रहता हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बहुत डांट पड़ जाती है सर। अच्छा, ऐसा नहीं है, आप बदनाम मत करिए। ही तो मतलब मैं भी बहुत जेंटल हूँ और वो भी बहुत जेंटल है, मतलब मतलब जैसी मैं हूँ ना, मतलब इट्स लाइक कि कभी कभी जैसे कोई अगर अभी एमटीएफ वाला किस्सा आया, तो एमटीएफ पर अगर आप बहुत सारी पोजीशन बनाएंगे तो बीइंग एन मार्केट पार्टिसिपेंट, जहां तक मेरी कोशिश है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप ऐसी गलतियां ना करें। अब उस चीज में मैं भावना में आ जाती हूँ, क्योंकि एमटीएफ का दुख ऐसा हो गया कि आपको एक गलत बिजनेस में आप एमटीएफ उठा रहे हो, तो इसीलिए कभी कभी मतलब डांट देती हूँ मैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा ही गुस्से में रहती हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। बट ठीक है रचित जी, आप ऐसी मेरी इमेज खराब मत करो। ठीक है, तो जी ठीक है, मैं अंबाला मैम आप बताइए, वो शेयर बताइए। कोई नहीं, ये तो सब हंसी मजाक चलता रहेगा।
जी वीएसटी की बात कर रही हूँ। तो वीएसटी देखिए 220 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, और अगर बाय चांस गैप डाउन में ही आपका 220 आ रहा है तो प्लीज उसको छोड़ दीजिए। दोबारा इस स्टॉक को कभी खरीदने की जरूरत पड़ेगी तो बता दिया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ 220 शुड बी द स्टॉप लॉस। अगर आपका 250 की भी आपके बाइंग है, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू मेंटेन। रही बात गैप, मोमेंटम इसमें 250 के बाद ही बनेगा, तो अभी आपका भाव आना, उसके ऊपर सस्टेन होने में बहुत टाइम है। अभी तो आपको ये देखना है कि मुझे एग्जिट अगर मार्केट दे रहे हो तो मुझे लेना कहाँ पर है। सो दैट नंबर इन माय ओपिनियन 220। प्रज इंडस्ट्रीज में मैं आपको फिलहाल मंडे या पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशंस में रहा है, मैक्रो ट्रिगर है, तो इसकी वजह से इसमें चाहे तो थोड़ा वेट एंड वॉच करके चल सकते हैं। मैक्रो ट्रिगर का मतलब एथेनॉल के लिए जो एक कंपलसरी चीज आई है, उसको न्यूज पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बट फिलहाल के लिए इन माय ओपिनियन अगर आप प्रज इंडस्ट्रीज में हैं तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा 270 का, उसके नीचे मत रखिए, क्योंकि उसके नीचे अगर ये गया तो ये 230 और 20 भी आएगा फिर। तो प्लीज मतलब एक ही दिन में नहीं, टाइम लेकर के। तो 270 का स्टॉप लॉस रखिएगा एंड डू एक्सपेक्ट मिनिमम टारगेट ऑफ 360 एटलीस्ट। एंड अगर मोमेंटम स्ट्रांग हुआ, बढ़ जाता है अगर, तो 385 का भी टारगेट आपको दिख सकता है। तो 350 एंड 385 आर द टारगेट जिसके लिए आप होल्ड कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस शुड बी एट 270। ठीक है, एक सवाल रचित भाई मैं लास्ट आपसे ले रहा हूँ, कल नेचुरल गैस कहाँ जाएगी? एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं। ये अंबाला मैम से पूछिए, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो चार्ट रीड करती है, मेरी चार्ट रीडिंग बहुत खराब है। तो मैम, क्योंकि मैम अभी एक्सेस भी कर पा रही है चार्ट्स, मैं तो बस ऐसा पंगू सा इधर उधर से कुछ कुछ करके कर रहा हूँ। नेचुरल गैस तो मैम बता दें, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा, आप फंडामेंटल तो बता दीजिए, फंडामेंटली आप बता दीजिए, ट्रिगर बताइए। देखिए सारा कुछ चल ही रहा है गल्फ रीजन में, तो आप एज एन इन्वेस्टर फंडामेंटल ट्रिगर, आप जैसे सुबह होता है ना कि मैं चार्ट नहीं देखता, मैं केवल ये देखता हूं कि ये बुलिश जाएगा, या जैसे हमें पता है कि कल क्रूड ऑयल ऊपर जाना है, क्रूड ऑयल से जुड़े हुए सारे शेयर पिटने हैं। जो रिफाइनिंग वाली, जो एक्सप्लोरेशन वाली कंपनी उनको छोड़ दीजिए, जो क्रूड निकालती हैं उनके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि अगर $80 $85 जहां भी क्रूड जाएगा। तो आप मुझे बताओ, ऐसे ही कल नेचुरल गैस कहां जाएगी? देखिए सर, क्लियर केस जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट अगर आपको नेचुरल गैस में आता दिखे तो बहुत कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, जिस तरीके से पूरी सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अब लेवल्स तो अंबाला मैम ज्यादा बेटर बता पाएंगी, और मैं इतना क्लोजली ट्रैक करता नहीं हूं, तो उस पर ज्यादा कमेंट्री करना भी मेरे लिए, क्योंकि क्रूड तो क्या है, हमारा ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जो हम हमेशा बोलते रहते हैं खरीद लो, उसके कारण से होता है। और वैसे भी क्रूड से हम डायरेक्ट कनेक्शन जो लेके बैठे हुए, बट नेचुरल गैस में एक्सपेक्ट थोड़ा सा बेरिश मूवमेंट आ सकता है। ठीक है रचित भाई, आपने देखो 5 मिनट बोला था, सॉरी मैं थोड़ा 7 मिनट ले गया, बट बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपने इम्पोर्टेंट डे पर धन्यवाद रचित जी, अपनी टाइम शेड्यूल में निकाला टाइम। मैं एक्चुअली नमस्कार भी इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि फोन मेरे हाथ में, मैं हाथ में लेके बैठा हुआ हूँ उसको, तो मैं बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बट चलिए, एज ऑलवेज इट वाज फन डूइंग शो। और जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड और एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। संदीप सर के साथ तो कल सुबह मिल ही रहे हैं, और डिस्कस करेंगे आगे, फिर वीक लॉन्ग विवेक भाई से ही मिलेंगे और डिस्कस करते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, सी यू एट 9 सर टुमारो। ठीक है, वीला मैम आप कुछ नेचुरल गैस में ऐड करेंगी? नेचुरल गैस ईरान रशिया के बाद में सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन पे आता है। तो अगर बाय चांस आपको नेचुरल गैस, अभी मार्च फ्यूचर की मैं मेरे सामने रख लिया मैंने, मैं फ्यूचर पर ही इसको ज्यादा कंफर्टेबली देख रही हूँ अभी। तो मार्च फ्यूचर अगर आपको 240 पर मिले, इट्स अ बाय। मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 215, 215 का स्टॉप लॉस मेंटेन करो। सप्लाई डिस्टर्ब होने की वजह से डिमांड सप्लाई वाला जो खेल होता है, उसका एडवांटेज यहाँ पर प्राइस चार्ट पर आपको दिख सकता है, विच विल लीड टू 270 से लेकर के 290 तक के भाव आपको दिख सकते हैं। नाउ अगर किसी वजह से गैप अप हो जा रहा है तो मत करना, रुक जाना, सस्ते में खरीदने की ही कोशिश करना। सो इन माय ओपिनियन 240 इज अप टू काइंड ऑफ अ बाइंग रेंज, यहाँ पर आपको मिले तो खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा है, टारगेट बड़े मिलेंगे। ठीक है, ओके। एक ना विवेक भाई, मनीष जायसवाल जी का सवाल आया है, कह रहे हैं कि रिलायंस में क्या करें, 1425 रुपए की बाइंग। अगर मार्केट गिरना है तो जाहिर सी बात है, फिर एचडीएफसी बैंक की बात हमने कर ली, दूसरा नाम फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज का आता है। दो बड़े दिग्गज हैं जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। याद है आपको कि जब मैं बोल रही थी
अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं खुश हूँ क्योंकि एनालिसिस जैसी की थी वैसी सच हो रही है, तो मैं इस पे मुस्कुराऊं, ये जो मार्केट गिर रही है इस पर लोगों के जो पोर्टफोलियो है उस पर थोड़ा सा दुख मनाऊं, तो आई एम कंफ्यूज बट काइंड ऑफ थिंग इट इज। तो मेरे मुंह से निकला था कि अगर निफ्टी को 24,300 या 200 आना है तो उसमें दो मेजर ट्रिगर होंगे आपके, रिलायंस एंड HDFC, उसमें भी सबसे ज्यादा रिलायंस। तो रिलायंस तो गिरना है, वही लीड करेगा एक्चुअली, दैट दीज टू स्टॉक्स आर द लीडिंग इंजन। बिल्कुल ठीक है मैम। गेल पर क्या करें कल? गेल कहाँ जाएगा? गेल बड़ा स्ट्रेंथ के साथ खड़ा हुआ था 170 के आसपास। यस, गेल में गिरावट। हाँ जी, तो गेल में अगर आपको मैं एक भाव दे, मुझे एक रेंज इससे नीचे हो तो खरीदना नहीं, पहले इस रेंज में ही खरीदने की कोशिश करना। गेल अगर आपको 160 से लेकर के 170 की मार्केट में कल दिख रहा है, मतलब पूरे हफ्ते में एक्चुअली, तो खरीदारी का व्यू लेकर के बिल्कुल चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना क्लोजिंग बेस पर 145 पर रखना, एंड डू एक्सपेक्ट बेयर मिनिमम टारगेट ऑफ 180 एंड कम से कम 190। ये दो टारगेट तो आपको मुझे लगता है कि 4-5 हफ्ते के अंदर ही लग जाने चाहिए, लेकिन खरीदारी की रेंज डिफाइंड है, ना इसके ऊपर और ना ही इसके नीचे, 160 से 170 के बीच में ही, ताकि आपका स्टॉप लॉस आपको तरीके से आप लोग फॉलो कर सके। इट जस्ट गोइंग टू बी एट 145। इस स्टॉप लॉस के साथ 180 190 के टारगेट के लिए हम इसको बिल्कुल देख सकते हैं। संदीप भाई, एक हमारे दर्शक हैं दीपेश कुंडुल साहब, मैं इनकी पता नहीं आपके शो में आते हैं या नहीं आते, मेरे शो में जरूर आते हैं, और ये F&O के बड़े मास्टर आदमी हैं। मतलब कई बार तो ये हमारे एक्सपर्ट्स के रिटर्न्स को बीट कर देते हैं। मैं मतलब अच्छा, बहुत ब्लंट बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इनका एनालिसिस रहता है। ये देखो, इनका एनालिसिस फिर वही आया, बोल रहे हैं कि सर निफ्टी पर जो 3 बजे के बाद जो एक क्रैश टाइप या एक गिरावट आई थी फ्राइडे के सेशन में, वो कहीं ना कहीं शायद इंस्टीट्यूशन को ये बता गई थी कि एक वॉर आने वाला है। और आप देखो तो अब जो 25,108 ट्रेड मिस हुआ है, ये सीधा 25,350 के पास डबल बॉटम डेली और वीकली पर लगाता हुआ दिख रहा है। ये इनका एनालिसिस है। ये खुद अपनी ट्रेड ज्यादातर कर लेते हैं, बहुत अच्छा ट्रेड करते हैं, और बहुत अच्छे निफ्टी में डेली ये 100-200 पॉइंट कॉल पुट फ्यूचर वगैरह में बना लेते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बताता हूं, आप इंस्टीट्यूशन का डेटा देखो, फ्राइडे का 7536 करोड़ रुपए का माल सेल करके गए एफआईज, और जो फ्राइडे का सेशन था उसमें आईटी ऐसा सेल ऑफ नहीं था। तो यानी कि जो ये 7500 करोड़ का सेल ऑफ आया है, ये थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में आया, ये थोड़ा खराब था। क्योंकि आपको याद है 13 फरवरी को जो 7200-7400 करोड़ की एफआईज की सेलिंग आई थी, उसमें तो हमने टीका लगा दिया था केवल आईटी इंडेक्स पर कि भैया ये सारे आईटी शेयर पिटे थे। लेकिन ये जो 7500 करोड़ की सेलिंग है ना सर, ये थोड़ी खतरनाक है। दूसरा, एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर भी 2500 करोड़ के बेचे, इंडेक्स फ्यूचर भी करीब 3600 करोड़ के बेचे। यानी कि एफआईज ने फ्राइडे को या तो अपनी लॉन्ग अनवाइंड की है, या उन्होंने शॉर्टिंग पोजीशन और थोड़ी सी बढ़ाई है अपनी फ्यूचर्स में भी। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग डेटा होगा। अब ये कवर करने आएंगे कल, या ये अभी और गिरने देंगे और 1-2-4 दिन देखेंगे सिचुएशन को, वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अब बताओ संदीप सर, आप फटाफट से सवाल ले लीजिए और दर्शकों के। हाँ, एक सवाल जो मैं देख रहा था ना, विले मैम, हमने रिलायंस की बात कर ली, हमने एचडीएफसी बैंक की बात कर ली, एक ना पोर्ट्स को लेकर बातचीत आ रही है, क्योंकि पोर्ट्स भी मेजरली इम्पैक्ट होंगे। एक जीपीपीएल को लेकर सवाल आया था, मैं किसी का देख रहा था। आप सवाल बहुत सारे हैं, इधर उधर हो गया वो मेरे से। आप जीपीपीएल, इनफैक्ट जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, और तीसरा नाम जो अदानी पोर्ट्स है, तीनों पोर्ट वाले जो प्लेज हैं उनको जरा एक बार एड्रेस कर दीजिए। जी, तो देखिए शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली इनके बिजनेसेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट एग्जिम रुक रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रुक रहा है या डिस्टर्ब हो रहा है, तो डेफिनेटली दिस इंडीड इनके मार्जिन श्रिंक होते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन। तो ये तो एक बात, मतलब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है ये। अब इन स्टॉक्स में करना क्या चाहिए? क्या ये हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो सकने वाले हैं, या यहाँ से 30-40% टूट जैसे सकने वाले हैं? वैसी कोई भी सिचुएशन नहीं है। तो अगर आपको इस गिरावट में कुछ खरीदना है तो दो स्टॉक आप जीपीपीएल को फिलहाल, अगर आप मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा की पहली बात कर चुकी हूँ कि वो 230 के पास में आएगा, जब 270 पे था। तो आई एम स्टिल वेटिंग के 230 के पास में आना है इसको, है ना, वेटिंग फॉर दैट। तो अगर आपको खरीदना है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, तो 230 का प्राइस अलर्ट लगा के रखिए, वहां पर आपको खरीदारी का मौका मिलना चाहिए। अभी ये 250 पर भी, 255 पर भी मुझे अभी भी महंगा ही लगता है, जैसे कि 270 पे।
जीपीपीएल की हम एक बार जरूर कल की मार्केट में अगर एनीवेज हमको 150 या 60 मिल जाए तो खरीदारी थोड़े बहुत लिमिटेड एक्सपोजर से बिल्कुल कर सकते हैं, और पोजीशन को हड़बड़ी में मत बेचो। इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन दिया कि 30-40% टूटने वाले स्टॉक ये नहीं है। मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में पहले ही बता चुकी, 230 आना है उसको भी। तो जीपीपीएल अभी ऐसा लग रहा है कि 160 के आसपास तक भी यू कैन बी यू मे बी you likely initiate your fresh long या फिर एवरेजिंग अगर आपको करना है। The only thing you have with a बहुत क्लियर लाइन आपके सामने होनी चाहिए कि ये स्टॉक्स ट्रेड करने वाले नहीं हैं। These are the stocks which are likely to perform with time। जैसे जैसे टाइम होगा आपके पोर्टफोलियो में वैसे ही ये रिटर्न दे पाएंगे। तो आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, आप फंस जाएंगे, वो गलती मत करिएगा। और दूसरी बात, अडानी पोर्ट्स में चांसेस हैं कि हमको ये अगले हफ्ते की बात कर रही हूँ, मंडे, नॉट स्पेसिफिक मंडे, अगले हफ्ते अडानी पोर्ट चांसेस है 1470-60 की रेंज में रहेगा। वहां पर अगर आपको फ्रेश एडिशन करना है यू कैन, क्योंकि ये भी एक लॉन्ग टर्म का वादा जैसा स्टॉक है। आप इसमें ट्रेड करने से बचें, इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग हर डिप पे करने की कोशिश करें। बिकॉज अब इस चीज का समराइजेशन कैसे करेंगे? क्या इंडिया एक ऐसी कंट्री नहीं है जो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है? यस वी आर। तो ये 3 ही कंपनीज हैं। एक्सपोर्ट पोर्ट्स पर अगर आपका नाम लेना चाहेंगे तो इन तीनों के अलावा कोई बड़ा लिस्टेड नाम आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सिस्टमैटिक तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करो। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है। अडानी पोर्ट में ना एक चीज और भी है संदीप भाई, इनका इजराइल से इनका रेवेन्यू आता है। अब चूंकि इजराइल भी वॉर में है तो थोड़ा सा फंडामेंटली भी इस शेयर को ध्यान में रखना, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू आई थिंक 5 या 6% अराउंड इनका रेवेन्यू में टोटल कंट्रीब्यूट करता है इजराइल वाला जो पोर्ट है। तो वो थोड़ा सा हमें ध्यान में हाइफा पोर्ट बोलते हैं उसे, है ना? हाइफा पोर्ट बोलते हैं, एग्जैक्टली। तो वो कंट्रीब्यूट करता है। तो थोड़ा सा ये दर्शक ध्यान रखें कि इजराइल वाला मामला है। एक हमारे दर्शक हैं वो बोल रहे हैं कि भैया इजराइल का मार्केट रिकवर हो गया है ऑलमोस्ट 6%, अब केवल 1% डाउन है एज ऑफ नाउ। और ये वही वाले हमारे वही है जिन्होंने बिटकॉइन वाला जिन्होंने बोला था अभी। अब मुझे तो खैर लाइव रेट अभी इजराइल के देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी मैम बोल रहे हैं आप कुछ? जी हाँ जी, मैं बिटकॉइन पर एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, रिकवरी तब आती है या तो आप पहले ही इतने टूट चुके हो कि वहां पर आपको वैल्यू बाइंग लोगों को दिखने लगे। तो बिटकॉइन में अगर जस्ट एक टेक्निकल एस्पेक्ट भी अगर आप समझोगे तो इट हैज करेक्टेड नियरली 50%, और 50% 55% करेक्ट होने के बाद 5-6% की रिकवरी कोई उसको ना पुल बैक ही बोला जाएगा। तो आप यहाँ पर डेफिनेटली यू कैन ट्रेड। अभी जैसा मोमेंटम, उस मोमेंटम को अगर आप हैंडल कर सकते हो तो नथिंग लाइक दैट। तो आपको बिटकॉइन यहाँ से 100% रिकवरी की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते मुझे, इन माय ओपिनियन। बट यस, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, अभी ये 67,180 के आसपास चल रहा है। यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट लाइक 72,080 के आसपास ये अगले 3-4 महीने में चला जाए। ये एक्सपेक्टेशन आप जरूर रख सकते हैं। एंड इमीडिएट सपोर्ट इसका है 59,000 का, दैट यू कैन ट्रैक एज एन स्टॉप लॉस लेवल। तो मतलब ये एब्सोल्युटली कहना कि बिटकॉइन अच्छी रिकवरी जा रहा है, मुझे लगता है कि आपको ये भी देखना है कि कहाँ से टूटते हुए आया है। तो क्या उसमें लोग वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज तो नहीं ढूंढ रहे? वही हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है संदीप भाई, एक चीज और मैं ऐड कर दूं। जो सऊदी अरब का मार्केट है वो भी निचले गैप डाउन खुला था, लेकिन वहां से रिकवर अच्छा कर रहा है। 1.5% अब नीचे है। टाडावुल जो आता है इनका ऑल शेयर इंडिसेस, उसमें केवल अब 1.5% की गिरावट है। ये कहीं ना कहीं कुछ तो घपला चल रहा है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि मार्केट इतना गैप डाउन खुले। सऊदी अरब में मतलब बम गिर गए, मिसाइलें गिर गई, क्रूड ऑयल से रिलेटेड सारा नेशन है, और मतलब ये गैप डाउन होकर और इतना तेज, आप उसका चार्ट उठाकर देखोगे तो अभी डेज हाई के पास चल रहा है। तो आई थिंक आपने जवाब दे दिया शायद अपने सवाल में, क्योंकि प्रिडोमिनेंटली अगर क्रूड ऑयल वाली इकोनॉमी है तो क्रूड के प्राइसेस शॉर्ट अप करेंगे तो इनडायरेक्टली सही इनको तो फायदा होगा ही ना, एज अ इकोनॉमी। और यहाँ मेजॉरिटी अरामको हुई, बाकी कंपनियां हुई, उनको तो इससे फायदा देखने को मिलेगा ही। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ मैम, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी से ना दिमाग में ये बात आती है कि क्या डिफेंसिव्स, क्या अगर बाजार में गिरावट आती है, नीजक रिएक्शन आता है, तो क्या डिफेंसिव्स फोकस में आएंगे, वहां पे खरीदारी होगी, चाहे वो ये एफएमसीजी हुआ, फार्मा हुआ या फिर आईटी हुआ। ये आईसीआईसीआई बैंक तो चलो एचडीएफसी बैंक जैसा ही रहेगा, आप थोड़ा इस पे गाइड भी कर दीजिएगा। डिफेंसिव्स में क्या करना चाहते हैं? डिफेंसिव स्टॉक में भी सिर्फ वही स्टॉक जो अभी चले ना हो, जहां पर आपको वैल्यू बाइंग दिख रही हो। बिकॉज अगर आप वो चले हुए स्टॉक्स को उठाएंगे तो उनकी कभी भी टूटने की गुंजाइश रहती है। लेकिन इस डिफेंसिव सेक्टर में, चाहे वो फार्मा लीजिए, कंज्यूमर लीजिए,
ड्यूरेबल से बचिएगा। उन सारे स्टॉक्स में आपको ऐसे स्टॉक को ही पिक करना है, जगह ऐसी रखिए कि जहाँ से गिरावट की कम गुंजाइश हो या फिर लिमिटेड गुंजाइश हो। तो आईटीसी उस कैटेगरी का एक स्टॉक है, डाबर उस कैटेगरी का एक स्टॉक है जहाँ पर गिरते हुए दाम पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बट सेइंग दिस की पूरा का पूरा शिफ्ट मार्केट में पूरा का पैसा रोटेट होकर के कि हमको डिफेंसिव सेक्टर में दिखने लगेगा, दैट्स नॉट माय ओपिनियन। बट हाँ, एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर में अभी भी देख सकते हो, ओनली इन दैट स्टॉक जहां पर अभी बड़ा मूवमेंट ना हुआ हो। तो ये जरूर रहेगा। और इस बार ये जो रोटेशन आप देख रहे हैं, देखिए पहले 3-3, 4-4 महीने सेक्टर्स में बढ़िया मूवमेंट चलते थे, अभी इट्स लिमिटेड टू लाइक 1 और 3 वीक्स। तो उस चीज में भी अपॉर्चुनिटी, जहां मौका मिल गया है उसको बुक कर लेना, ये भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। मार्केट इज नो लॉन्गर लाइक इट यूज्ड टू बी इन 5 और 6 years ago, वैसे वाले मार्केट्स नहीं है ये। तो उस चीज को थोड़ा सा समझ के जरूर काम करें। तो आपका फार्मा एनर्जी में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, एंड कंज्यूमर सेक्टर्स में जैसे आईटीसी, डाबर जैसे स्टॉक्स में डिस्काउंट पर एंट्री ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वाइंडिंग अप करने का समय आ रहा है, लेकिन मैं फटाफट से रैपिड फायर ले रहा हूं अंबाला मैम, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हैं फंसे हुए हैं, तो आपसे वन लाइनर आंसर चाहते होंगे, फटाफट से बस बताते जाइए। एक हमारे दर्शक हैं, वो एमआरपीएल पर पूछे हैं, 200 रुपए पे लिए हुए हैं 1000 शेयर, क्या करें? राजेंद्र कुमार जी। होल्ड। होल्ड, ठीक है। कहां तक मैडम, कहां तक गिरेगा और कहां तक के लिए, मतलब कोई स्टॉप लॉस? हाँ, एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 180 रुपए का, इसके नीचे नहीं। ठीक है। सोनू कुमार जी पूछ रहे हैं मैम, तेजस नेटवर्क कल बाय करें क्या? 2 दिन में कुछ 550 मिल सकता है? नहीं, इस तरह की स्ट्रेंथ इस काउंटर पर। तेजस नेटवर्क डिस्क्लोजर दे देती हूँ पहले। ऑलरेडी मैं 320 पर अपने मेंबर्स को 3 दिन पहले बाय करा चुकी हूँ। इट वाज अ ट्रेड फॉर 420 वाज आवर टारगेट। तो हमारे लिए एक बढ़िया पिक रहा, बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, और इसी हफ्ते की स्टॉक रिकमेंडेशन है, इसलिए डिस्क्लोजर है। लेकिन नहीं, मंडे या ट्यूसडे की जब भी आपको मार्केट मिल रही है, डोंट बाय एक इन्फ्लेटेड बाय प्राइस, कभी बाय मत करो, फंस जाओगे। तो खरीदना है तो इसको कम से कम आप थोड़ा डिस्काउंट आगे दीजिए, 370-90 के आसपास में। ठीक है। गुलाम अली साहब बोल रहे हैं मैम, आईआरएफसी और इरिडा, इन दोनों में क्या स्ट्रेटजी होगी? ओके, इरिडा को तो बाय कर सकते हैं, आईआरएफसी को वेट एंड वॉच की, जब तक ये 107 के ऊपर 6 के ऊपर क्लोज ना करे। कोई न्यूट्रल व्यू रखा है मैंने, क्योंकि अगर ये 98 के नीचे तोड़ रहा है तो फिर ये थोड़ा और वीक हो सकता है। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि 107 या 6 के ऊपर क्लोज करता है या नहीं, एंड यू गॉट टू बी ऑब्जर्व द सेम थिंग। ठीक है मैम, कल रिलायंस गिरेगा तो कहीं लेना है इसको? 1340 के आसपास बिल्कुल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ यू आर एन इन्वेस्टर। ठीक है। एक सवाल, फोर्टिस हेल्थ केयर 970 की कॉल ली हुई है एक हर्ष मंगल जी ने हमारे, 32 रुपए में। अभी क्या टारगेट स्टॉप लॉस सजेस्ट कर सकते हैं मैम? अगर आप कॉल का कुछ टारगेट बता सके स्टॉक का देख के। आई थिंक फोर्टिस हेल्थ केयर मेरी लास्ट वीक की इसमें है, मेरे खुद के पोर्टफोलियो में, अब नहीं है, मैंने इसको ट्रेड किया था, बट अभी यस, आप इसमें लॉन्ग, आपकी इनकी स्ट्राइक कितने की बताइए? मैम क्वेश्चन तो अब चला गया, बुलिश है। हाँ, और यहाँ ये है 970 की मैम, 970 की कॉल है, 32 रुपए पर। ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, मार्च के भी ऊपर ही जाइएगा। स्पॉट चार्ट पर 890 का स्टॉप लॉस है, एंड 990 से 1030 के आपके टारगेट है मार्च के लिए, लाइकली है आ जाएंगे। ठीक है। एक आईटी सेक्टर को लेकर ना मनोज मानस जी का सवाल है, आईटी सेक्टर को पूछ रहे हैं कि कब तक उधार होगा, लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। 2 सवाल है इनके, 2 स्टॉक्स हैं इनफैक्ट, टाटा एलेक्साई और टीसीएस, इन दोनों के बारे में जल्दी से बताइए। ठीक है, निफ्टी आईटी तो मैं 29,000 का वेट कर ही रही हूँ, और आ भी जाएगा मोस्ट लाइकली, एंड वहां पर एक सीरियस इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं ईटीएफ के थ्रू। बट आपने जो स्टॉक्स दिए हैं, टाटा एलेक्साई और दूसरा स्टॉक कौन सा है? टीसीएस। तो टीसीएस में पहले टाटा एलेक्सी कौन सा करते हैं, टीसीएस भी, अगर आपका निफ्टी आईटी ध्यान दीजिएगा 29,000 जा रहा है, तो 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आप थोड़ा पैसा लगा सकते हैं, टीसीएस, विप्रो एंड विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस। इसके बाहर मत जाइएगा, क्योंकि उनमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली थ्योरी इन तीनों में ही काम कर पाएगी, इन माय ओपिनियन। आपने जो टाटा एलेक्सी का नाम लिया है, अभी 6,500 पर है। हाँ, ये आराम से अभी 4,000 और जाएगा। सो डीप ब्रीथ लो, जैसे मैंने ली है आंसर करने से पहले, एंड होल्ड करिए, रिकवरी पॉसिबल है। कम से कम 5,000 के आसपास से 5,300 जाएगा, लेकिन समय लगेगा बहुत सारा, वो समय आपके पास और उतना पेशेंस आपके पास होना चाहिए। टीसीएस की जो अगर बात करेंगे, तो टीसीएस 2,600 के आसपास आ गया है। संदीप जी, 2,300 की रेंज से लेकर के 2,500 की रेंज इज ब्यूटीफुल टू एक्यूमुलेट। ठीक है। अच्छा, हमने नेचुरल गैस
एक जी, जी, एक जी। नेचुरल गैस की बात की थी विवेक भाई, ये ना गैस वाले स्टॉक्स की बात करना भी इंपॉर्टेंट है। आईजीएल को हाँ, लेकर एक सवाल है हाँ। रश्मि पाल जी का, कह रही हैं कि आपने मैम बोला भी था इसको लेने के लिए 171 पर। 170 यस 170 पर लेने के लिए बोल दिया है ऑलरेडी। 2 दिन लगातार इस 170 के प्राइस पे रिकमेंडेशन दे रही हूँ। अभी स्टॉप लॉस वगैरह होपफुली ट्रिगर नहीं होना चाहिए इस मार्केट में, और अच्छे टारगेट की एक्सपेक्टेशन में रख रही हूँ। तो अभी भी आईजीएल अगर आपको मिल रहा है 170 के आसपास तो ले सकते हैं। हमारे मेंबर्स के पास ये रिकमेंडेशन में है ऑलरेडी, रीसेंट लास्ट वीक की रिकमेंडेशन है, ना टारगेट हुआ है ना स्टॉप लॉस, अभी ओपन पोजीशन है। और इसमें पॉसिबल स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो 145 का होगा, दो द टारगेट विल बी ऑनवर्ड्स A180 टू 200, ये मिनिमम है। एक हमारे दर्शक हैं गोपिका नंदन चट्टोपाध्याय जी, इनका सवाल है सर मैम एचडीएफसी एएमसी और आईसीआईसीआई एएमसी इन दोनों पर कोई लेवल्स वगैरह अगर आप सजेस्ट कर दें तो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए टाइम दीजिएगा, क्योंकि जब भी को कंपैरिजन वाला सवाल आता है तो आई नीड टू चेक कंपैरिजन, मेरे को एक बार देख लेने दीजिए। श्योर मैम। यस मैम रैपिड फायर है तो मैम एक एक लाइन में आप आंसर दे दीजिएगा बस मैं कि आंसर क्या। छोटा दूंगी, लेकिन फिर भी एक बार देखना जरूर चाहूंगी दैट हाउ दे आर परफॉर्म। श्योर श्योर। ओके, एचडीएफसी एएमसी जी उसको कंसीडर कर सकते हैं करंट प्राइस पर। लाइक वो भी अगर आपका 6 महीने का नजरिया है तो एचडीएफसी एएमसी, बट अगर आपका नजरिया 2 साल का है तो आईसीआईसीआई एएमसी। ठीक है। और आईसीआईसीआई मैम। आईसीआईसीआई एएमसी ना, दोनों पर अलग अलग राय पूछ रहे हैं या फिर वो ये पूछ रहे हैं कि कौन वो सा? दोनों के लेवल ही पूछे मैम ब्रॉडर वे में जी। अच्छा ठीक है, तो मैं देखिए 1 साल का नजरिया रख रही हूँ आपके सामने। अभी एचडीएफसी एएमसी इज लाइक 2700 राउंड फिगर, एंड पॉसिबली इट विल बी लाइक 2900 मिनिमम, और कम से कम 3200 का टारगेट इसको टच करना ही चाहिए। सेक्टर से महंगा है इसलिए डिस्काउंट कभी भी आ सकता है, यानी डिप आ सकता है, तो उसके हिसाब से प्लानिंग करना कि अगर ये करंट प्राइस से एनीवेज 5% कभी भी टूटता है वहां पर 10% ऐड करना। दिस इज द सिंपल स्ट्रेटेजी दैट यू कैन फॉलो। और करंट प्राइस पर खरीद सकते हैं कि नहीं, खरीद सकते हैं, यहाँ से 5% भी गिर जाए तो भी खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो आपको कम से कम यहाँ पर 2300 का रहेगा, 5% डिस्काउंट तक भी एवरेज करना है। आईसीआईसीआई एएमसी को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करो, 2800 के आसपास मिले तो खरीदिएगा। टारगेट यहाँ पर आपके 3400 ऑनवर्ड्स अप टू 4000 के होंगे, क्योंकि जो कंडीशंस मार्केट में है वो उसको लीड कर जाएंगी। रही बात स्टॉप लॉस, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर 2600 का इज मोर देन इनफ। एक हमारे दर्शक है काफी देर से सवाल पूछ रहे हैं, सुशील जी हमारे प्राइम मेंबर भी हैं। ये पूछा है कि मैडम वोल्टास में ब्रेकआउट का टारगेट क्या है? अरे ब्रेकआउट तो सर जो होना था वो फ्राइडे तक हो गया, अब तो कल तो तैयारी अलग करनी पड़ेगी। और वैसे ही मैडम वोल्टास का ना एक एक्सपोजर है मिडिल ईस्ट रीजन में, क्योंकि इनकी जो प्रोजेक्ट बिजनेस है उसमें इनका मिडिल ईस्ट से भी रेवेन्यू आता है। तो थोड़ा सा वोल्टास का बताइए, कल कहाँ सपोर्ट वगैरह मिल पाएगा या कहाँ तक गिरेगा? मतलब हम मान के चल रहे हैं कि ये रहेगा। अच्छा पहले डिस्क्लोजर ले लीजिए, वोल्टास 1330 के भाव पर हमारे मेंबर्स के पास में है, और ये 2 जनवरी फरवरी की रिकमेंडेशन है। वेल कमिंग बैक कि इसमें डिस्काउंट अगर आपको मिल रहा है लाइक 1470 तक भी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, एनकैश कर सकते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, तो आपको ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत रखना, 1340 शुड बी द स्टॉप लॉस, एंड पॉसिबल टारगेट विल स्टार्ट फ्रॉम जो अब खरीदेंगे उनके लिए कम से कम 1680 से लेकर के 1800 के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया, डोंट ट्रीट इट एज अ ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ठीक है मैम, एक टायर स्टॉक, संदीप भाई हम टायर पे बात करना भी भूल गए, क्योंकि जब क्रूड ऑयल चलता है तो टायर स्टॉक्स की जो कार्बन ब्लैक की कीमतें होती हैं वो बढ़ जाती हैं, क्रूड ऑयल लिंक्ड होता है। तो इस पे सवाल भी आया परवेज जी का, ये पूछ रहे हैं कि जेके टायर में क्या हुआ, क्या होना है 587 पर, अब क्या कर सकते हैं? टायर स्टॉक्स तो वैसे भी इम्पैक्टेड होंगे, प्लीज सजेस्ट। मैम फटाफट से बता दीजिए जेके टायर इस पर क्या करना है, और बाकी अगर आप 2-3 टायर जो सीएट है, एमआरएफ है या अपोलो है, इन पर कोई व्यू बता पाए। अच्छा ठीक है, तो देखिए जेके टायर तो अभी 500 पर चल रहा है, 501 पर, और यहाँ पर अभी भी आपको खरीदना नहीं चाहिए। महंगा है, थोड़ा सा सस्ते में खरीदने की कोशिश करिए, और मेरी नज़र में सस्ता भाव 450 के पास में है। सो अनदर इज लाइक 10 से 12-13% की मूवमेंट डाउन साइड के लिए पॉसिबल है, वहां पर खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं अगर नजर आपका मिड टर्म का कम से कम है, 6 महीने कम से कम होल्ड करके चलना चाहते हो। रही बात एमआरएफ अभी आया है आपका वही 1 लाख, मोटा मोटा 1,41,000 के आसपास आया है। इसको खरीदने के लिए 1,30,000 का भाव लगा करके रखिए और खरीद लीजिएगा, इसके बाद ये फिर से मजबूती के साथ ऊपर जाएगा। ठीक है, ओके। एक दो सवाल जल्दी से और ले लें अगर। एक तो रिलायंस को लेकर बहुत सवाल आए हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हमने डिस्कस कर ही लिया।
एक मैम एनएमडीसी को लेकर हमारे दर्शक सवाल पूछे थे, मेटल को अगर आप थोड़ा सा एड्रेस कर दें कि कल मेटल कैसे रिएक्ट कर सकता है और एनएमडीसी। देखिए मेटल में स्टॉक वाइज होगा संदीप जी ये रिएक्शन, मतलब ऐसा नहीं कि ओवरऑल सभी स्टॉक नहीं चलेंगे, जहां पर थोड़ी बहुत जगह बची होगी गुंजाइशों की वही चलेंगे। अदरवाइज जिन कंपनीज की डिपेंडेंसी है और वो इंडेक्स का पार्ट है, जैसे टाटा स्टील हो गए, अब बिजनेस अगर ये पूरा रीजन ऐसा है, देखिए जहां पर बहुत सारा बिजनेस होता है टाटा स्टील जैसी कंपनीज को लेकर के, तो अगर वो अनसर्टेनिटी ऑफ बिजनेस दिखेगी तो स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा। बट अगर वही चीज आप एनएमडीसी में देखें तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी के तौर पर उसको देखना चाहिए। तो एनएमडीसी एनीवेज 81 के आसपास चला है पिछले मार्केट में, और वहीं अगर आपको मिल रहा है इट इज लाइक 78 के आसपास मिल जाए, 80 रुपए तक 78 से 80 रुपए में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 90 रुपीज का मिनिमम टारगेट। अब सवाल ये मत आ सकता है लोगों के मन में, और आने मत दीजिए कि अगर ये गैप डाउन ही 70 रुपए पर हो जाए तो खरीद ले क्या, नो, क्योंकि इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग जो मार्केट में अभी प्राइस इन नहीं हो रहा है। तो उसी रेंज में जो रेंज स्पेसिफाई कर रही हूँ उसको ही खरीदने की कोशिश करिएगा, और जो लेवल स्टॉप लॉस के तौर पर दिया है वहां पर आई मीन टू से प्राइस ट्रेड होना चाहिए उस पर्टिकुलर रेंज में, ताकि वो जो कंफर्मेशन है वो रहे वहां पर। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। संदीप भाई आप क्वेश्चन ले लीजिए जो आपने सजेस्ट देखे हैं, फटाफट से ले लीजिए फिर। एक आईटीसी होटल्स को लेकर ना किरण कुमारी जी का सवाल है, ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं हमारे साथ, कह रही हैं कि आईटीसी होटल कितना पर एवरेज कितना पर करना चाहिए, मतलब नीचे अगर आ जाए इनके पास, दैट मींस है, पूछ रहे हैं कि अगर एवरेज करना है तो कहां पर किया जाए, कितना कर सकते हैं। ओके, देखिए दम तो नहीं है, आप इसको फिर भी अगर आप रखना चाह रही है तो एवरेज करने के लिए मुझे तो एक भाव नजर है कि आईपीओ जो लो बना था ना पिछली बार वो 150 के पास था, 155 के आसपास का रहा है, वहां तक एक बार इसको आना है, एंड दैट शुड बी द लेवल, क्योंकि प्रीमियम लिस्टिंग के बाद में वो कूल ऑफ नहीं हुआ, तो 150 के आसपास ही मेरी नजर में तो एवरेजिंग बनती है। एंड अगेन दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन ट्रेड के आइडियाज नहीं है, ये ट्रेड वाले स्टॉक्स अलग होते हैं। तो फिलहाल ये आपको 150 के आसपास, 55 के आसपास जो इसकी आईपीओ मंथ था उसके आसपास आपको ये एवरेज करने का मौका देगा। वेट कर लीजिए, 176 पर चल रहा है, अभी मत करिए। ठीक है, एक बैंकिंग का तबका रह गया जिसे हम शायद डिस्कस नहीं कर पाए, विशाल यादव जी का सवाल है, बैंक ऑफ इंडिया पर 250 शेयर है 110 रुपए पर, इसको मैम बस एड्रेस कर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन। बैंकिंग में तो प्रेशर रहेगा संदीप जी, और वो प्लानिंग के साथ, इसलिए हमने बैंक निफ्टी का हेजिटेट किया था, मेरे ख्याल हो जाएगा होपफुली अगले हफ्ते में, वो हमको अच्छा गेन देगा। एंड यू नो व्हाट, पहले हम बैंक ऑफ इंडिया पर ही आते हैं, तो इनकी बाइंग कितने की है? इनकी 110 रुपए की बाइंग मैम, 250 शेयर है। अच्छा ठीक है, तो फॉर नाउ यू शुड बुक योर प्रॉफिट, बिकॉज द सेम स्टॉक यू विल गेट नियरली लाइक 165 से 170 के आसपास आएगा, 176 पर अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, थोड़ा मतलब पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए, डिस्काउंट पर मिलेगा वहां पर आप खरीद लीजिएगा, और मिलेगा मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मिल जाएगा या होगा, मिलेगा ये, तो उस डिस्काउंट का वेट करिएगा। वैसे तो आखिरी सवाल लिया था संदीप भाई आपने, लेकिन मुझे प्रोटोकॉल इसलिए तोड़ना पड़ रहा क्योंकि गादिया मिता मैडम बिल्कुल लास्ट में आकर सवाल पूछती है, और मैं उनको कई बार बोल चुका हूँ कि मैडम थोड़ा सा पहले पूछ लीजिए, हाथ जोड़ के विनती है, फिर आप बोलते हो कि मैं सवाल नहीं लेता हूँ आपका, ये बड़े आरोप मेरे को झेलने पड़ते हैं। मैडम एक इनका अतुल ऑटो और बता दीजिए, 520 से 25 रुपए का इन्होंने लिया हुआ है, अतुल ऑटो, और रिको ऑटो इन्होंने 134 का लिया हुआ है, इनके टारगेट और स्टॉप लॉस लिस्ट कर दीजिए प्लीज, लास्ट क्वेश्चन है मेरी साइड से। हाँ जी, अतुल लास्ट में भी 2 है आपके सवाल। मैं एस छिपा गया था, क्वेश्चन ही थे वो। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, 2 स्टॉक्स अभी होल्ड कर सकते हैं। अतुल ऑटो में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है, एंड दैट इज 220, 420 रुपए का स्टॉप लॉस रखिएगा, एंड थोड़ा सा देखिए प्रेशर तो रहेगा, उसको समझ के आप अपने टारगेट यहाँ पर, जो टारगेट आपको देखिए 2-3 महीने में मिलने चाहिए थे, वो लगता है अभी 6 महीने लगेंगे, तो वो क्लैरिटी रखिएगा। एंड आई विश कि आप में कोई एमटीएफ में नहीं कर रहे हैं सब में। तो फिलहाल के लिए इसमें जो पॉसिबल टारगेट है, स्टॉप लॉस आपको बता दें कि 420 का मेंटेन करिएगा, और 560 रुपए से लेकर के लगभग 640 रुपए तक के टारगेट आप अतुल ऑटो में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिको ऑटो की अगर बात करेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें गिरने जैसा मुझे नहीं लग रहा है, जैसा है वैसा रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पर 132 पर कल का सेशन क्लोज हुआ, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस 115 पर रखिएगा, क्योंकि वॉलेटाइल है, काफी वॉलेटाइल है। और रही बात टारगेट, तो 160 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप कम से कम थोड़ा सा लंबा नजरिया कर लीजिए, मतलब नॉट लाइक 1-2 ईयर्स, लेकिन थोड़ा सा मंथ वाइज इसको 2-1 महीने बढ़ा लीजिए, जो भी आपने प्लान किया था। इन माई ओपिनियन नेक्स्ट 3 to 4 months इट शुड टच 160 एंड क्लोज टू 200, और ये भाव आने लायक लगते हैं, तो आप पोजीशन को होल्ड करके चल सकते हैं।
ठीक है संदीप भाई, डन फ्रॉम माय साइड। तो फिर वीएलए मैम, बहुत शुक्रिया आपका, इतना कीमती समय आपने दिया, थोड़ा एक्सटेंड भी हो गया, उसके लिए माफी भी चाहते हैं। आई थिंक जितना प्लान था उससे ज्यादा लंबा खिंच गया, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत नर्वसनेस है लोगों के मन में, डेवलपिंग स्टोरी है और आपदा इसका में इम्पैक्ट। जाते जाते मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इसीलिए आपको मतलब उतना डर नहीं लगना चाहिए संदीप जी, इंटरप्ट किया इसके लिए बुरा नहीं माना, लेकिन आपदा में ही अवसर है। और मैं तो सीख रही हूँ, और सभी का कहना हमेशा यही है कि सबसे बड़ा पैसा अगर किसी ने बनाया है तो उस व्यक्ति ने बनाया है जिसने बेयर मार्केट में अपने पैसे को डाला है। तो बेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आती है, तो आप घबराइए मत। लेकिन एमटीएफ भी मत करना, ये नहीं है कि गिर गया तो हम एमटीएफ पे खरीद लिए, डोंट डू दैट। बट बिकॉज वो बेयर मार्केट कितने समय चलेगी, आप उसको टाइम नहीं कर पाओगे, तो डोंट ट्राई टू टाइम। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है, मैंने बोला था निफ्टी अपने करंट प्राइस से 5 से 7% ही गिर सकता है, उतनी ही प्रोबेबिलिटी है। अब आपका स्टॉक कितना बीटा वाला है, निफ्टी 1 पॉइंट चलते है तो क्या आपको स्टॉक 2 पॉइंट रिएक्ट करता है या 4 या 5, वो आपको देखना है। तो आप उसके मल्टीप्लीकेशन में अपने पोर्टफोलियो पर असर एंड जब रिकवरी होगी वो भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डरिए मत संदीप जी, हैंड ओवर टू यू। बिल्कुल। मनोज प्रयागराज जी कह रहे हैं कि मैं दुबई में अटैक हो रहा है, अभी मैं भी दुबई में ही रहता हूं, तो सर डरिए आप वहां पे मत जहां पर अटैक्स हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे मार्केट्स में कल जिस तरह की गुलाल होगा या फिर अटैक होंगे, हम उससे भी डरने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपकी दुआएं हम सब की, हमारे दर्शकों की आपके साथ हैं, या आप सब, आपका परिवार सब, जो भी जहां भी जिस भी देश में है वो सेफ रहें। मनी9 भी आपके लिए दुआएं कर रहा है, पूरी परिवार पूरी टीम की तरफ से, कि आप जहां भी हैं बिल्कुल सुरक्षित रहें, आपका पोर्टफोलियो भी सुरक्षित रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं शो को वाइंड अप करता हूँ। विले मैम, जितने भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है, चर्चा हुई है, उनमें कोई डिस्क्लेमर? यस संदीप जी, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है कोई स्टॉक। जहाँ तक मुझे एक स्टॉक याद आया था, आई थिंक फोर्टिस था, उसका ट्रेड मैंने एक ट्रेड किया था, वो डिस्क्लोज कर ही दिया है। और बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, टाइम मत करो मार्केट को, टाइम दो उसको, बस इतना ही। और बाकी अगर कोई भी कंट्री कभी अपने सिटीजन को किसी कंट्री से निकलने के लिए कहती है, सो दैट्स अ रियली बिग रेड फ्लैग। और रिसेंटली पिछले हफ्ते की बात है, जब इंडिया ने ईरान से अपने मेंबर्स को आने के लिए बोला था, अपने सिटीजन्स को। तो बिल्कुल डॉट्स को पकड़ो, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। वरना कोई भी कंट्री, अभी तक हमारी कंट्री ने दुबई से वापस लोगों को आने के लिए नहीं बोला है, सो दैट इज काइंड ऑफ सेफ। बट ईरान नहीं था, इसलिए उन्होंने बुला लिया। तो बड़े लोग क्या कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना सीखेंगे, तो शायद आपको आने वाला क्या हो सकता है, इसीलिए वो आप समझ में आ जाएंगे। और यही डॉट्स में जोड़ रही थी जब मैं ये कह रही थी आपको कि निफ्टी 24,200-300 तक आना चाहिए, क्योंकि जो डील्स ऑन टेबल हो जानी चाहिए एक टाइम लिमिट के अंदर, वो बिना मतलब के टाइम पास कर रही है। तो वो बिना मतलब कभी नहीं होता, इसका मतलब है वो इंटरेस्ट दोनों के मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। तो दैट मीन्स दबे पांव ही सही, अंदर खाने ही सही, सिचुएशन उबल रही थी जो बाद में फट गई है। बिल्कुल बिल्कुल। रियली मैम, थैंक यू सो मच। आप मुझे अभी पता लगा कि आपके घर पे फंक्शन था और आपने उसको आधा घंटे का टाइम देकर हमें 1.5 घंटे का टाइम दिया, बट आई एम सो सॉरी फॉर दैट एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एक्चुअली ऑन हॉलीडे एंड देन फैमिली सपोर्ट। मैं यहाँ पर ऑन स्क्रीन मेरे परिवार को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। अगर वो मेरे को बोल दे कि नहीं विजय आप नहीं जा सकते, गेस्ट है, तो मैं लिटरली नहीं जा सकी। वो मुझे बोलते कि ठीक है आप कर लो, कोई बात नहीं, विल मैनेज। जब वो ये बोलते हैं तो मैं यहाँ पाती हूँ। सो आई रियली थैंक्स and appreciate my family for this. Thank you so much, ma'am. To your family too. Thank you. तो संदीप भाई, अब देखते हैं, कल मॉर्निंग में आपके हाथ में है कमान, तो उम्मीद करते हैं कि रात को कुछ इस तरह के डेवलपमेंट हो जाए कि इतना खराब दिन मॉर्निंग ना हो। डोनाल्ड ट्रंप वैसे कुछ भी बदल सकते हैं, अब अभी तक तो बुरा ही किया है उन्होंने, अब कुछ अच्छा कर दे तो भगवान शायद। नहीं, आई होप सो कि जो टारगेटेड था शायद वो टारगेट पूरे हो गए। खामेने ही उनके टारगेट पे थे, रडार पे थे, अगर वो नहीं रहे हैं तो शायद उनके टारगेट पूरे हो चुके हैं। तो आगे चीजें एस्केलेट अगर नहीं होंगी ना, तो शायद तब भी ये मामला यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि जो हो गया क्लैरिटी आ गई कि हाँ ठीक है, अटैक्स हो गए, ईरान ने भी रिटेलिएट कर दिया, जो करना था हो गया, उसके बाद उसके बियॉन्ड कुछ ना हो तो भी मार्केट संभल जाएंगे। भले ही फर्स्ट हाफ में आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, सेकंड हाफ में रिकवरी आ जाए, लेकिन कुछ एस्केलेट नहीं होना चाहिए। अगर कुछ यहाँ से अच्छा ना हो, मैं कह रहा हूँ कम से कम यहाँ से चीजें एस्केलेट ना हो, और तो भी बाजार हो सकता है कि लेटर हाफ में, सेकंड हाफ में संभलते हुए नजर आए। क्या देखते हैं, कल सुबह 8:30 बजे आपसे मुलाकात होती है विवेक भाई, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी आई थिंक बुधवार को।
देखते हैं, कोशिश रहेगी कि आपसे मुलाकात हो जल्दी, वरना होली तो मनाते ही हैं। ठीक है, होली तो कल भी होगी, गुलाल तो मार्केट में होगा ही, लेकिन ज्यादा ही हो जाएगा बिल्कुल। कुछ। लेकिन हाँ, ये है कि उम्मीद ये है कि शायद सेकंड हाफ में मार्केट संभलता हो। देखिए, इस खास चर्चा को हम यहीं पर फिलहाल समेटते हैं। मैं और विवेक जी आपसे इजाजत ले रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार।